नमस्कार दोस्तों, मैं भूपत सिंह राठौर गाइडर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहां पर जो तैयारी आपकी कराई जा रही है वो लगभग एमपीपीएससी और एमपीपीएससी फॉरेस्ट के हिसाब से आपकी तैयारी कराई जा रही है, तो जिसमें एक मुख्य विषय बनता है मध्य प्रदेश। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो विषय लेकर आया हूँ वो है मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का। तो हम यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं एमपी का, ये जो लेक्चर है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी मेंस और यहाँ पर जितने भी व्यापम वगैरह के मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है ना। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम तैयारी करा रहे हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के निर्माण से हम शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, उससे संबंधित क्या क्या आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, गठन की पूरी प्रक्रिया क्या रही है, उस प्रक्रिया में कहां कहां से मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, कहां कहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ हम यहां पर सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि शुरुआत हम मध्य प्रदेश के ज्योग्राफिकल पार्ट से करते हैं, तो इसलिए यह भी ध्यान दें कि ज्योग्राफी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी मैं यहां पर आपको क्लियर करते जाऊंगा। ठीक, इसके अलावा अगर कोई पार्ट है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपने ज्योग्राफी में पहले नहीं पढ़ा है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो जब आप कमेंट करके इस चीज को जरूर बता दें, उसके लिए भी हम आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पहले जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो है मध्य प्रदेश का निर्माण एवं उसका गठन। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के निर्माण से कि मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, इससे क्या प्रश्न बनते हैं। तो याद रखना कि सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में खासकर, कि मध्य प्रदेश निम्न में से किस लैंड का भाग है या किन चट्टानों से निर्मित पार्ट है, ठीक है ना। तो आप एक पॉइंट आपने कभी भी पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। क्या प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। कैसे बना, क्या हुआ, क्यों है गोंडवाना लैंड का भाग, इसके प्रॉफिट क्या क्या है, यानी कि इसके लाभ क्या क्या है गोंडवाना लैंड का भाग होने के, तो ये सारी चीज हम क्लियर करते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों ने जब ज्योग्राफी कभी पढ़ा होगा, तो जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले जो थ्योरीज पढ़ते हैं उनमें एक थ्योरी आती है आपकी। कौन सी थ्योरी आती है? बिग बैंग थ्योरी, जो जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दी गई थी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड के निर्माण की एक थ्योरी उन्होंने दी थी। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है ना। तो शॉर्ट में इस चीज को मैं समझाते हुए चलता हूं। जिन बच्चों ने अगर मान लो नहीं समझा है तो वो यहां पर समझ लेंगे बहुत अच्छे से, ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है। तो जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा जो बिग बैंग थ्योरी दी गई उसमें क्या कहा गया, उन्होंने सिंपल सी बात कही कि जो पूरा ब्रह्मांड है पहले एक विशालकाय पिंड में था जो अग्नि पिंड के रूप में था। फिर किसी कारणवश इस पिंड में क्या हुआ है, एक ब्लास्ट हुआ है, और इस ब्लास्ट के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि जो मलबा फैला ब्रह्मांड में, उसी के परिणाम स्वरूप तमाम प्रकार के जो है तारे सितारे बनते गए, कई ग्रह उपग्रह बने, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। कुल मिला के उनके अनुसार एक पिंड के विस्फोट होने से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और उसी ब्रह्मांड की प्रक्रिया में हमारी आकाश गंगा बनी, दुग्ध मेखला, और उसी के अंतर्गत हमारा सौर परिवार का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी का भी निर्माण आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी के निर्माण के बाद निरंतर उसमें समय समय पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती रही। जैसे कि जब वो आग का गोला थी पृथ्वी निर्मित हुई, तो तमाम प्रकार की गैसें रिलीज हो रही थी। उसके अलावा उसमें ग्रेविटी अपना काम कर रही थी, तो जिसके कारण परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो अलग अलग गैसें अलग अलग लेयर में जम गई, जिससे कि हमारे यहाँ पर क्या वायुमंडल का निर्माण हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ फिर कि यहाँ पर जोरदार बारिश भी हुई, अलग अलग गैसों का जब मिश्रण साथ आया, तो यानी कि कुल मिला के पृथ्वी जो है वर्तमान स्वरूप की तरफ बढ़ने लगी, ठीक है ना। इसी स्वरूप में जब पृथ्वी बढ़ी और ठंडी हुई तो पृथ्वी पर केवल दो ही भाग थे, एक जलीय भाग था और एक स्थल भाग था। शुरुआत में जो जलीय भाग था हम उसको क्या बोलते थे, पैथालांसा बोलते थे, ठीक है ना, और जो स्थलीय भाग था उसको हम बोलते थे पैंजिया, ठीक है ना। ये दो नाम जरूर याद रखना कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो यहाँ पर केवल दो पार्ट थे, यानी कि जो आज हम कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, जो महाद्वीपों के बारे में हम पढ़ते हैं, अलग अलग जो 7 बड़े महाद्वीप हैं, ये अलग अलग नहीं थे, बल्कि ये कहा जाता कि ये एक साथ जुड़े हुए थे, और बाकी के पूरे पृथ्वी के भाग पर क्या था, जल था। तो जो जलीय भाग था उसको हमने क्या बोला, पैथालांसा कहा। स्थल भाग था उसको हमने क्या बोला, पैंजिया कहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे निरंतर पृथ्वी में कई घटनाएं घटती रहीं, यानी कि अंतर्जात बल, बाहरजात बल, यानी कि ये कुछ बल काम के। ये कहां पर पढ़ोगे आप, जब ज्योग्राफी जब आप मेंस का पढ़ोगे तो उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आप स्टडी करोगे, ठीक है ना। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हुआ क्या कि ट्रायसिक युग जब तक आया तब तक क्या हुआ कि ये जो पैंजिया था, इस पैंजिया में क्या हो गया, दरार पड़ी और ये दो भागों में बढ़ गया,
ठीक है ना, दो भागों में बढ़ गया, मतलब इस पेंजिया में जब दरार पड़ी तो एक भाग इसका उत्तर की तरफ चला और एक भाग इसका जो है दक्षिण की तरफ चला। जो उत्तर की तरफ जो भाग था उसको हमने कहा लॉरेंसिया कहा, या फिर इसको हम अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं। दो नाम इसके, लॉरेंसिया, ठीक है ना, या फिर क्या बोलते हैं इसको, अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं। और जो इसका दक्षिणी भाग था उसको हमने गोंडवाना लैंड कहा। क्या कहा? गोंडवाना लैंड। याद रखना, शुरुआत में केवल दो स्थल थे, यानी कि एक स्थल भाग था, एक जलीय भाग था। अब क्या हुआ है, जो स्थलीय भाग है क्या होगा, टूट गया। जैसा कि आप इमेज में भी आप देख सकते हो कि पहले ये जुड़ा हुआ है, जुड़ने के बाद लगातार इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है और वर्तमान स्वरूप तक ये आ चुका है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार शुरुआत क्या हुआ, ट्रायसिक युग में इसमें क्या हुआ कि बीच में से ये टूट गया तो दो स्थलीय भाग बने, लॉरेंसिया अंगारा लैंड, और निचला भाग क्या कहलाया आपका, गोंडवाना लैंड कहलाया। और जो बीच में जल राशि जो यहां पर प्रवेश कर गई इसको हमने कहा टेथिस सागर नाम दिया। क्या नाम दिया? टेथिस सागर। यानी कि जो आपका पैथालांसा था इससे उथला सागर इसको कहा जाता था, जिसको नाम दिया टेथिस सागर। ठीक है ना, फिर उसके बाद जोरासिक पीरियड आया। जोरासिक जब टाइम आया तो उसमें क्या हुआ कि जो दो पार्ट थे, यानी कि जो अंगारा लैंड था और गोंडवाना लैंड था, ये भी अलग अलग पार्ट में क्या होने लगा, टूटने लगा। ठीक है ना, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यानी कि जो महाद्वीप हैं उनकी उत्पत्ति यहां पर प्रारंभ हो गई। और उसके बाद अगर आप उसके बाद देखें क्रेटेशियस युग में जब आप देखोगे तो यहां पर ये क्लियर हो गया था कि जो यूरेशियन प्लेट थी, यानी कि आपका जो लॉरेंसिया वाला भाग था, उसके टूटने से आपका जो है उत्तरी अमेरिका बना, ठीक है ना, एशिया बना, और ये यूरोप वाला पार्ट डिवाइड हो गया। यानी कि तीन जो अब बोलोगे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। कितने? तीन महाद्वीप। कौन कौन से हो गए? उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है ना, यूरोप वाला पार्ट बना, एशिया वाला भाग बना। और जो नीचे गोंडवाना लैंड था इसके टूटने से क्या क्या बन गया आपका, अफ्रीका बन गया, दक्षिण अमेरिका बन गया, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है ना, मेडागास्कर, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ये सारे के सारे आप देखोगे तो महाद्वीपों की क्या हो गई, यहां पर उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे ये वर्तमान स्वरूप में आ गए। तो यहीं पर अफ्रीका से जुड़े हुआ कौन सा क्षेत्र था आपका, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र। यही प्रायद्वीपीय भारत धीरे धीरे किस तरफ बढ़ा, पूर्व की तरफ, और पूर्वोत्तर की तरफ जब बढ़ेगा तो ये आकर आपके एशियन प्लेट से टकरा जाएगा। और जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं, प्राचीन प्लेटें, तो उनमें कुछ अलग अलग उत्पत्ति निर्माण होता है। तो जब ये प्लेटें आपस में टकराई तो यहां पर क्या था, दोनों का भार लगभग समान था, घनत्व सेम था। तो इनके टकराने से क्या हुआ कि जब दो प्लेट आपस में टकराई तो इसके परिणाम स्वरूप बीच का जो क्षेत्र था वो ऊपर की तरफ उठने लगा, जिसी के कारण क्या हुआ कि नवीन वलित या वलयदार पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसको हम हिमालय के नाम से आज जानते हैं। ठीक है ना, तो हुआ क्या कि प्रायद्वीपीय भारत जो है किसका भाग है आपका, गोंडवाना लैंड का भाग है, और ऊपर कौन सी आपकी एशियन प्लेट है जो अंगारा लैंड का भाग है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र सीधा ऊपर की तरफ बढ़ा, किससे टकरा गया आपका, एशियन प्लेट से जाकर टकरा गया। यानी कि आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है ना, तो ये वाले जो प्लेट है ये आपकी किसकी भाग है, आपकी गोंडवाना लैंड की भाग है। और ऊपर आपकी किससे, एशियन प्लेट से टकराई, यानी कि अंगारा लैंड की प्लेट से टकराई, जिससे बीच में नवीन वलित पर्वत का निर्माण हो गया। लेकिन ये भाग फिर भी आपका गोंडवाना लैंड का ही रहा। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश इसकी कहां पर स्थित, मध्य में स्थित है, इसलिए हम मध्य प्रदेश को किसका भाग मानते हैं, गोंडवाना लैंड का भाग मानते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले लें पहले, ताकि आप आगे स्टडी इसको कर सके। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहां पर हमने क्या देखा है कि प्राचीन काल से लेकर मध्य प्रदेश का निर्माण किस प्रकार हुआ, किस प्रकार प्लेटें आपस में टूटी, टूटने के बाद टकराई, टकराने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, तो मध्य प्रदेश जो है एशियन प्लेट का भाग बन गया। ठीक है ना, यानी कि पूरा का पूरा भारत अब एशिया के अंतर्गत आने लगा है। ठीक, जब ज्योग्राफिकल पार्ट और आगे पढ़ेंगे तो उसमें जैसे हम जब देखेंगे कि मालवा का जो पठार क्षेत्र है, यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ये वही काल है जब हमारा प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट एशियन प्लेट से टकरा रही थी। तो इसी में कुछ हलचलें हुई, उसी कारण क्या है, भारत में अलग अलग जगहों पर क्या हुआ कि जो दरारीय ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ, जिससे कि कुछ पठारों का भी निर्माण हुआ है। ठीक है ना, अगला जो पॉइंट इसमें हमारा कि भाई मध्य प्रदेश बन तो गया है, लेकिन इसकी स्थिति क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। यहां पर कई बार प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति है, निम्न में से क्या है, वो ऑप्शन आपको देगा। ठीक है ना, उनमें से एक सही होगा, बाकी गलत होंगे। वो पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की पूर्वीय देशांतर स्थिति क्या है, वो चार ऑप्शन देगा, इनमें से एक सही होगा। ठीक, या वो हो सकता है कि पूरा का पूरा आपको पूछ ले कि अक्षांश और देशांतर स्थिति के बारे में बताइए, क्या होती है अक्षांतर स्थिति, क्या होती है देशांतर स्थितियां। पहले इनको अपन समझते हैं बहुत आराम से। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर सीख ले कि अक्षांश और देशांतर स्थितियां या रेखाएं क्या होती हैं और इनका इस्तेमाल कहां कहां होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश स्थिति की। ठीक है ना, अक्षांश रेखाएं,
अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो ये आपने पहले भी शायद कहीं ना कहीं देखा होगा, या कभी भी आपने अगर ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब में आपने देखा होगा कि इस प्रकार का ग्लोब होता है जिसमें कुछ रेखाएं खड़ी होती हैं और कुछ रेखाएं क्या होती हैं, आड़ी होती हैं। इन्हीं खड़ी और आड़ी रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखाएं बोलते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के नाम से यहां पर जाना जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अक्षांश स्थिति की बात करें, अक्षांशीय रेखाओं की बात करें, तो याद रखना जो ग्लोब होता है उस ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं खींची जाती हैं, आड़ी रेखा मतलब समझ रहे हो, लेटी हुई, आड़ी मतलब अक्षांश या लेटी हुई मतलब लैटिट्यूड। ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में इसको याद कैसे रखोगे कि ग्लोब के अंदर जो आड़ी रेखाएं हैं उन आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं उन्हीं लेटी हुई रेखाओं को आप लैटिट्यूड के नाम से जानते हो। ठीक है ना। क्या होती हैं, कैसे बनी, क्यों बनाई गई, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ज्योग्राफी का ही पार्ट है। जब ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब आप पढ़ोगे तो जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाश गंगाओं की उत्पत्ति, उसके बाद आप देखोगे सौरमंडल की उत्पत्ति, सौरमंडल को पढ़ने के बाद जब आप पृथ्वी पर आओगे तो सबसे पहले आप यही टॉपिक पढ़ने वाले हो। ठीक है ना। इसलिए यहां पर आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूं मैं कि जब पृथ्वी का हमें जब अध्ययन करना होता है तो उस अध्ययन करने के लिए हमने कुछ काल्पनिक रेखाओं का निर्माण किया। याद रखना ये प्राकृतिक रेखाएं नहीं है बल्कि कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी कि इनको अध्ययन करने के लिए हमारे द्वारा बनाया गया है ताकि कि हम पृथ्वी के हिस्सों का अध्ययन कर सके। किस चीज का मतलब कैसे होगा, कैसे उसका अध्ययन होगा, इसके बारे में बता देता हूं कि सबसे पहले हम कौन सी बात कर रहे हैं, अक्षांश रेखाओं की। तो भाई क्या है अक्षांश रेखाएं, कितनी है और कैसे बनाई गई। यहां से भी ज्योग्राफी में प्रश्न आते हैं और एमपी में भी प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। कौन से आएंगे अभी बताऊंगा मैं। ठीक है ना। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है मैं आपको बता दूं कि ग्लोब पर जो आड़ी आड़ी रेखाएं बनाई जाती हैं इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। क्यों बनाई जाती हैं, तो इनके बनाने का जो मुख्य कारण है, जो पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन आता है। आपने देखा होगा कि अभी जैसे हमारे भारत में ग्रीष्मकाल चल रहा है, ठीक है ना, उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर शीतकाल प्रारंभ हो जाएगा, वहीं पृथ्वी के दूसरे भाग पर ग्रीष्मकाल आ जाएगा और अभी वहां पर फिलहाल में शीतकाल है। तो ये जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है इनका अध्ययन कैसे करें, यानी कि आप अगर इनको सीखते हो तो इनको सीखने के बाद यह अंदाजा लगा सकते हो कि किस स्थिति में, किस क्षेत्र में कौन सा मौसम होगा, ग्रीष्मकाल होगा या शीतकाल होगा। ठीक है ना। चलिए समझते हैं कैसे। तो यहां पर क्या है कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं तो पृथ्वी के मौसम में अध्ययन करने के लिए हमने क्या हुआ कि कुछ अक्षांश रेखाओं का निर्माण किया। ठीक, जिनमें कि याद रखना जो पृथ्वी का केंद्र है, इस पृथ्वी के केंद्र से एक 0 डिग्री रेखा खींची गई। क्या है ये, 0 डिग्री रेखा खींची गई। इसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या नाम से जानते हैं, इक्वेटर या विषुवत रेखा। ठीक है ना। तो क्या है, ये बनाई गई। अब क्या होता है भाई 0 डिग्री कैसे होता है, क्यों खींची गई, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि कितनी रेखाएं मुख्य हैं और कितनी खींची गई हैं, फिर बताता हूं इनका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है ना। तो यहां पर जो मुख्य रेखाएं हैं ये क्या है, सबसे पहले बीच में जो रेखा बनाई गई इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री के ऊपर जाओगे तो ऊपर तक आपको 90 डिग्री रेखाएं मिलेंगी। ठीक है ना, यानी कि 90, यानी कि एक के बाद 2 3 4, फिर ये 23.5 के बाद ऐसे 66.5, उसके बाद ऊपर तक जब आप जाओगे यानी कि आप नॉर्थ पोल तक जब आप पहुंचोगे, उत्तरी ध्रुव तक जब आप पहुंचोगे तो वहां तक टोटल कितनी 90 रेखाएं आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार यह हो गया उत्तरी ध्रुव, सेम टू सेम इसी प्रकार कहां पर आएंगे, दक्षिणी ध्रुव में जब आप आओगे तो यहां भी आपको कितनी मिलेंगी, टोटल 90 रेखाएं यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। ये साउथ पोल है और ये कौन सा है आपका, नॉर्थ पोल है। क्लियर है यहां तक। तो यानी कि 0 डिग्री से ऊपर 90 है और नीचे भी जाओगे तो कितनी है, 90 है। ठीक है ना। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ज्योग्राफी में पूछा जाता है, वैसे वहां भी पढ़ोगे आप लोग, लेकिन यहां शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। अगर प्रश्न पूछे कि कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी हैं, आड़ी रेखाएं यानी कि अक्षांशीय रेखाएं कुल कितनी हैं, तो याद रखोगे क्या बोलोगे कि जो कुल रेखाएं हैं वो कितनी हैं, तो भैया 90 तो ये हो गई और 90 ये हो गई तो हो गई कुल 180 और बीच में 0 डिग्री भी है। ठीक है ना। तो टोटल कितनी हो गई आपकी कि रेखाओं की अगर बात करें तो आप बोलोगे कितनी, 181। कैसे, 90 ऊपर है नॉर्थ में, 90 नीचे है साउथ में यानी कि दक्षिण में। ठीक है ना। और एक बीच में 0 डिग्री है तो कुल मिलाकर कितनी हो गई, 181 हो गई। इन्हीं को आप बोलते हो व्रत भी बोलते हो। क्या बोलते हो, इनको आप व्रत के नाम से भी जानते हो। ठीक है ना, अक्षांशीय व्रत के नाम से जानते हो। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा व्रत क्या है। व्रत का मतलब हमारा पूरा सर्कल, यानी कि अगर आप इसको काट दो तो ये पूरे गोल सर्कल के रूप में आपको दिखाई देगा। तो याद रखना अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे बड़ा व्रत या सबसे बड़ा व्रत सर्कल कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, 0 डिग्री। ठीक है ना। इक्वेटर जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा क्या है, व्रत है, क्योंकि इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पृथ्वी के बीचों बीच से घूमा हुआ है ये सबसे बड़ा। ठीक, उसके बाद ऊपर 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 जाते जाओगे तो यानी कि ऊपर ऊपर जब आप जाओगे तो 90 ऊपर 90 नीचे आ रहा है, लेकिन जो लास्ट में जो आता है यानी कि 90वें जो है, ये याद रखना ये व्रत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी ऊपर से कैसी है, थोड़ी सी चपटी, और नीचे से भी कैसी, थोड़ी सी मौसम्बी के समान है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी एकदम गोल नहीं है,
ऊपर नीचे से क्या है, चपटी, और जब चपटी है तो वहां पर आपको वृत्त नहीं कटेगा, इसलिए यानी कि 2 वृत्त यहां पर माइनस हो जाएंगे, यानी कि रेखाएं कुल कितनी है 181 है, और वृत्त की अगर बात करेगा तो -2 करोगे तो कितनी बचेगी 179, यानी कि पृथ्वी पर कुल कितने व्रत हैं, तो आप क्या बोलोगे, अक्षांशी व्रत कितने हैं, तो आप बोलोगे 179 कुल व्रत है। चलिए ठीक है, तो इनका निर्माण हम क्यों करते हैं भाई, तो हमने बोला मौसम के से संबंधित अध्ययन के लिए इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है भाई, क्या मौसम से संबंधित अध्ययन करोगे, तो चलिए बता देते हैं कि मौसम संबंधित अध्ययन कैसे करते हैं। तो यहां पर आप याद रखना कि 0 डिग्री से लेकर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक जब आप आओगे, कितना डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक, अच्छा यहां पर डिग्री और मिनट क्यों दे रखा होता है। डिग्री क्यों है, क्योंकि कोई भी जो रेखा खींची जाती है तो वो याद रखना उस रेखा का मतलब, जैसे मान लो हम बोले कि भाई ये 40 डिग्री रेखा है यहां पर, ठीक है ना, कितना 40 डिग्री अक्षांशी रेखा, तो उसका मतलब याद रखना कि पृथ्वी के केंद्र से यहां जो रेखा है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो रेखा है, इसमें जो कोण बन रहा है ये कितना है, 40 डिग्री का कोण यहां पर बन रहा है। कहां से, पृथ्वी के केंद्र से किसी पृथ्वी की सतह पर जितने भी डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि इस सतह का जो वृत्त आप बनाओगे तो इसी को आप क्या बोलोगे, फिर 40 डिग्री का वृत्त कहोगे। ठीक है ना, समझना इसको बड़े आराम से कि पृथ्वी के केंद्र से किसी भी पृथ्वी की सतह के क्षेत्र का एक जो लाइन आपने खींची, उस लाइन में आपका क्या बन गया, वृत्त बन गया। उस वृत्त में यानी कि मान लो कितने डिग्री का बना, 40 डिग्री का। तो जो पॉइंट है, उस पॉइंट का जब आप सर्कल बना दोगे तो वो आपकी क्या कहलाएगी, अक्षांशी रेखा, 40 डिग्री अक्षांशी रेखा। क्लियर है यहां पर, चलिए ठीक। तो मैं यहां पर आपको क्या बताने वाला था यहां पर आज, कि हाँ भाई मौसम से संबंधित अध्ययन कैसे करेंगे, तो मैं बता दूं कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री जब आप नीचे आते हो, कितने, 23.5 डिग्री ऊपर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा, और इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ठीक है ना, तो 23.5 डिग्री उत्तरी जो रेखा है उसको बोलेंगे कर्क, 23.5 डिग्री जो दक्षिणी रेखा है उसको क्या बोलेंगे हम, मकर रेखा बोलेंगे। तो क्या होता है कि जो सूर्य है, ठीक है ना, जो सन है, ये सन क्या होता है पूरे साल, यानी कि पृथ्वी का क्या है, झुकाव है। पृथ्वी आप जानते हो सीधी नहीं है, पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है, और ये झुकने के बाद सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है ना, यानी कि इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, पीछे जाएगी, इस तरफ आएगी और इस तरफ आएगी, ये आप जानते हो, यानी कि पूरा अंडाकार में जो है इसका सर्कल का चक्कर लगा रही है। तो होता है कि जब पृथ्वी का जो झुकाव ये भी 23.5 डिग्री है, इसी कारण 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच ही सूर्य हमेशा लंबवत होगा। क्लियर है, यानी कि सूर्य जो है एकदम अगर आपको लंबवत चाहिए तो इन्हीं 2 रेखाओं के बीच लंबवत होगा, बाकी सूर्य यहां पर और यहां पर कभी नहीं आएगा, 23.5 डिग्री से ऊपर कभी नहीं जाएगा और 23.5 डिग्री से नीचे सूर्य कभी नहीं आएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तो भाई जब पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही तो एक बार सामने रहेगी, यानी कि नॉर्थ पोल उसका आगे होगा और साउथ पोल पीछे होगा, यानी कि सूर्य जो है यहां पर लंबवत है, और जब सूर्य यहां पर लंबवत है तो यहां पर होगा ग्रीष्मकाल और इस क्षेत्र में हो जाएगा शीतकाल। ठीक है ना, सूर्य जब यहां है तो क्या होगा, ग्रीष्मकाल और शीतकाल। और इसी प्रकार पृथ्वी जब घूमेगी और घूम के पलट के आएगी तो क्या होगा, ये वाला जो भाग है, अभी ये वाला उत्तरी भाग आगे था और दक्षिण भाग पीछे था, और जब घूम कर आएगी इस प्रकार से तो क्या हो रहा है कि अब ये भाग आगे आ गया, ये भाग पीछे हो गया। तो इस आधार पर जब सूर्य यहां आएगा, यानी कि 0 से 23.5 के बीच में रहेगा, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ग्रीष्मकाल हो जाएगा, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, शीतकाल हो जाएगा। ठीक है ना, 6 महीने ग्रीष्म, 6 महीने शीतकाल का डिफरेंस इसी प्रकार से देखा जाता है। ठीक, तो क्या हो रहा है कि सूर्य, सीधी सी बात है कि लंबवत केवल यहां से यहां तक होगा, और इसी प्रकार आपका क्या होगा, मौसम में परिवर्तन होगा। ठीक, जब ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो यहां पर आपको अच्छे से पता चलेगा कि सूर्य किस तारीख को किस क्षेत्र में लंबवत होता है और कौन सा वहां पर समय होता है, यानी कि कौन सा वहां पर मौसम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार क्या हो रहा है यहां पर कुल मिलाकर जब आप देखोगे तो यहां पर शीतकाल, ग्रीष्मकाल, यानी कि सीधी सी बात है कि मौसम से संबंधित जब घटनाओं का अध्ययन करना हो तो आपको किसका अध्ययन करना होगा, आपको जो है अक्षांशी रेखाओं का अध्ययन करना होगा। ठीक, इसी प्रकार है देशांतर रेखाएं। क्या है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो जो ग्लोब है या पृथ्वी का जो ग्लोब है उस पर जो हमने काल्पनिक रेखाएं बनाई है, कैसी रेखाएं बनाई हैं, काल्पनिक, कैसी हैं वो, खड़ी रेखाएं जो बनाई हैं। ठीक है ना, अभी आड़ी पड़ी थी, अब खड़ी रेखाएं जो हमने बनाई हैं, उन खड़ी रेखाओं को आप किस नाम से जानते हो, देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हो। ठीक, ये क्यों बनाई है भाई काल्पनिक, तो ये देशांतर रेखाओं को बनाने का जो कारण है वो है समय का अध्ययन। समय का अध्ययन का मतलब क्या है, तो जो पृथ्वी है, मैं बता दूं कि ये घूमती रहती है, यानी कि आप जानते हो कि 24 घंटे में ये पूरा एक चक्कर लगाती है, यानी कि पृथ्वी पर अभी भी आप कोई भी समय निकालो 24 घंटे का, कहीं ना कहीं वो समय होगा।
समझ में आ रहा है? आप बोलोगे भाई अभी 5:06 हो रहा है क्या, तो हाँ, सूर्य की कहीं ना कहीं वो पोजीशन होगी जहां पर 6:05 या 5:06 हो रहा होगा, ठीक है ना। 24 घंटे चलता है। तो जब तक हम जो है ग्लोबलाइजेशन से नहीं जुड़े थे, ठीक है ना, वैश्वीकरण से नहीं जुड़े थे, तब तक तो ठीक है, मेरा समय हमारे हिसाब से चलेगा। लेकिन अब हम जुड़ गए ग्लोबलाइजेशन से, यानी कि अब पूरा का पूरा दुनिया एक मार्केट के रूप में जब से उभर कर आई है, तो समय का बड़ी समस्या रहेगी। यानी कि जब समय में डिफरेंस आएगा तो तारीख में, यानी कि सोचो कहीं पर अभी सुबह हो रही है और कहीं पर रात के 12 बज रहे हैं, जहां रात के 12 बज चुके हैं वहां पर तारीख चेंज होने वाली, और जहां सुबह हो रही है वहां पर तारीख दूसरी आने वाली। तो यानी कि ये डिफरेंस आएगा, बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमने क्या किया भैया कि देशांतर रेखाएं बना ली और कुछ पैरामीटर्स बनाए, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि अगर हमारे यहाँ ये समय हो रहा है तो अभी अमेरिका में कितना समय हो रहा होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक, क्या है देशांतर रेखाएं, तो हमने यहाँ पर जो देशांतर रेखाएं यहाँ पर हमने जो बना दी हैं, उन देशांतर रेखाओं में एक देशांतर रेखा है 0 डिग्री। कितनी है? 0 डिग्री। इसी को हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन के नाम से जानते हो। और ये ग्रीनविच रेखा जो है वो क्या है? स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि पूरे विश्व का स्टैंडर्ड टाइम यहीं से निकाला जाता है, ठीक है ना। और जस्ट यहां से जब आप जाओगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप पूरा घूमते जाओगे, तो इसके जस्ट पीछे जब आप जाओगे तो यहां पर 180 डिग्री, कितना है? 180 डिग्री। इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है ना। ये ग्रीनविच टाइम क्या है? तो ये है टाइम लाइन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो है समय रेखा है, ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। और ये क्या? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि जो तिथियों में डिवाइडेशन होगा, तारीख में डिवाइडेशन होगा, वो आपके 180 डिग्री से निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 180 डिग्री यहां पर है और 180 डिग्री यहां पर है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए यहां पर? 360। तो यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कुल पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप कितने बोलोगे? 360। यहां से यहां तक जाओगे 180 और यहां से यहां तक जाओगे 180 और एक ये 0 वाली मिला लो, ठीक है ना। तो 360 रेखाएं हैं। चलिए, तो इससे आपका क्या हो रहा है? समय और तारीख का अध्ययन हो रहा है, और इससे आपका जो क्या हो रहा था? वो मौसम का अध्ययन हो रहा था, ठीक है ना। और जब इन्हीं रेखाओं को आप मिला दोगे, यानी कि इस प्रकार, यानी कि ग्लोब पे तो आपने ये रेखाएं देखी होंगी कि खड़ी भी हैं और आड़ी भी हैं, जब इन्हीं रेखाओं को मिलाओगे और इनका अध्ययन करोगे, तो इससे आप लोकेशन के बारे में अध्ययन कर सकते हो। लोकेशन मतलब कि कौन सा क्षेत्र कहां है, एड्रेस नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम पता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, यानी कि जो अक्षांशीय रेखा और देशांतरित जो रेखाएं हैं, उनके आधार पर यहां पर इनका अध्ययन हम कर सकते हैं। यानी कि कोई अगर हमें लोकेशन में ये बता दे कि वो व्यक्ति कितने डिग्री कौन सी रेखा पर खड़ा है, तो हम ये बता सकते हैं कि पृथ्वी के किस कोने पर या किस भाग पर वो होगा, ठीक है ना। कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो यहां पर टाइमलाइन समझ में आ गया। टाइमलाइन में याद रखना कि यहां से जो पूर्वी दिशा है, ठीक है ना, ये पूरब है और ये आपका क्या है? पश्चिम है, ठीक है ना। तो यानी कि जब 180 डिग्री की कोई व्यक्ति अगर पूर्व की तरफ जाएगा, 180 डिग्री की लाइन पे खड़ा हुआ है, और वो व्यक्ति अगर पूर्व की तरफ चला गया, तो उसकी जो है डेट प्लस में आएगी, ठीक है ना। प्लस मतलब जैसे आज हमारे यहाँ पर मान के चलते हैं कि भाई 19 तारीख है आज। कितनी तारीख है? 19 मई है, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे 19 मई है, क्योंकि हम कहाँ? पूर्वी दिशा में हैं। लेकिन जब इसी टाइम लाइन के अगर मान लो कोई इस तरफ खड़ा है, यानी कि कहां पर खड़ा है? वो पश्चिम में, तो उसके यहां पर अभी पता है कितनी तारीख होगी? 18। क्लियर है? कितनी तारीख होगी वहां पर? 18। यानी कि वहां पर अभी सूर्योदय नहीं हुआ। जैसे जैसे सूर्योदय होता जाएगा, 12 बजने का टाइम खत्म होगा, तो वहां पर 19 तारीख आती जाएगी, ठीक है ना। चलिए ठीक, यहां पर मैं आपको बता रहा था कि तीसरी पोजीशन क्या है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जब एक साथ मिला दिया, तो उससे हम लोकेशन के बारे में जानकारी जुटाते हैं, ठीक है ना। अब लोकेशन कैसे निकाली जाती है, तो मैं ये भी आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूं कि मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो सिंपल यानी कि कोई व्यक्ति है, कोई मकान है, कोई छोटी मोटी चीज है, तो आप याद रखना कि केवल एक अक्षांश और एक देशांतर से उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है ना। कैसे? चलिए बताता हूं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि कोई व्यक्ति बोलता है कि याद रखना ये जो है, देखना ये भाई पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर है। ऐसे यहाँ पर पृथ्वी 2 भागों में बटी, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है ना। तो यानी कि कुल मिलाकर पृथ्वी अगर अक्षांश और देशांतर में डिवाइड करें तो 4 भागों में बटी होती है, ठीक है ना। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक। अब यहां पर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि भाई मैं 20 डिग्री, कितना बोल रहा है वो व्यक्ति कि 20 डिग्री में उत्तरी अक्षांश पर हूं, ठीक है ना। सैटेलाइट सिस्टम से उसको पता चल गया, वो उतरा है, कहीं पर कूद गया है, जम कर गया है वो, और वो क्या बोल रहा है कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हूं। चलो ढूंढते हैं। उत्तरी अक्षांश वाली रेखा ये आ गई, ये 23.5 डिग्री, यानी कि यहां मान लो ये आपकी 20 डिग्री है। कितनी है? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी कि जाहिर सी बात है वो व्यक्ति जो है ना नीचे नहीं है, बल्कि यहां पर कहीं भी होगा। लेकिन एग्जैक्टली लोकेशन पता चली? आंसर है नहीं। पूरी पृथ्वी के सर्कल पर वो कहीं भी हो सकता है। तो अब इसके लिए हमें क्या जानना होगा कि भाई ठीक है, उत्तरी अक्षांश बता दिया, अब तो भाई देशांतर रेखा भी बता दे। तो उसने क्या बोला कि जो देशांतर रेखा है, मैं 40 डिग्री देशांतर रेखा पर खड़ा हूं। लेकिन कौन सी उसने बोला? पूर्वी या पश्चिम? तो उसने बोला भाई पूर्वी। कितने डिग्री? उसने बोला 40 डिग्री, ठीक है ना।
तो यहां पर आप देखोगे कि ये तो आपका 0 डिग्री हो गया। अब यहां पर जब आगे जाओगे तो यहां पर कहीं पर 40 डिग्री आएगा। पूर्वी बोला इसलिए इस तरफ, अगर पश्चिमी बोलता तो इस तरफ, यानी कि यहां पर ये लाइन क्रॉस कर गई, यानी कि वो व्यक्ति एग्जैक्टली कहां पर है, इस पॉइंट पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये तो होगी सिंगल ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कोई क्षेत्र के बारे में बताना, यानी कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसके बारे में बताना होगा, तो आपको 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे। जैसे मध्य प्रदेश की लोकेशन में आप 4 पॉइंट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां पर है, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है वो। ठीक है ना, कहां से स्टार्ट कर रहा है वो, उत्तरी अक्षांश पे जाओगे तो सबसे पहले आप यहां पर जाओ कि अक्षांश की बात कर रहा है, उत्तरी अक्षांश कहां से बोला है वो, 21 डिग्री। मान के चलो ये है 21 डिग्री, 21 डिग्री 6 मिनट क्या बोल रहा है, उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30, यानी कि ये मान लो 21 है तो यहां कहीं पर 26 होगी, तो भाई ये 26 हो गई आपकी, 26 डिग्री 30 मिनट यानी कि 26.5। ठीक है ना, इसमें वो है एमपी ढूंढना है आपको। अब वो तो कहीं भी हो सकती है, पूरे के पूरे पृथ्वी सर्कल पर देखोगे, लेकिन उसने आगे भी लोकेशन दे दी, और वो क्या है, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतर की रेखा क्या बता रहा है वो, पूर्वी बता रहा है, यानी कि ये तो जाहिर सी बात है जो 0 डिग्री है इसके इस तरफ तो नहीं है। ठीक है ना, तो कहां पर है भाई, यहां भी नहीं है, क्योंकि यहां पर उत्तरी अक्षांश बता चुका है। वो क्या बोला है, उत्तरी अक्षांश, यानी कि दक्षिणी अक्षांश की बात नहीं की, यानी कि इस वाले पॉइंट में तो एमपी नहीं है भाई। ठीक है ना, यानी कि है यही कहीं पर है। ठीक है ना, अब उसने यहां पर बोल दिया है पूर्वी देशांतर। ये पश्चिमी देशांतर भी हटा दो, क्योंकि उत्तरी तो है लेकिन पश्चिमी खत्म हो गया है। पश्चिमी उसने नहीं बोला, क्या बोला, उत्तरी देशांतर। क्या बोला, 74 डिग्री। मान के चलिए, तो उदाहरण के लिए ये 74 डिग्री वाली लाइन है, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से कहां तक का बोल रहा है, वो बोल रहा है 82 डिग्री 48 मिनट तक। तो ये 82 डिग्री 48 मिनट की लोकेशन है। ठीक है ना, तो भाई कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश है पृथ्वी के इस भाग के बीच में है, यानी कि इन लोकेशन के बीच में जो पार्ट है ये आपका क्या है, एमपी है। क्लियर है, यहां पर लोकेशन आपको दिख गई होगी कि जब आप पृथ्वी को देखोगे, अक्षांश स्थिति आप देख रहे हो, उसने बोला उत्तर में है। दोनों स्थितियों उसने क्या बोल दी, उत्तर में है, यानी कि दक्षिण के तो पार्ट भूल जाओ। फिर उसने क्या बोला कि पूर्वी दिशा में, तो यानी कि पूर्वी, यानी कि आप जो पृथ्वी पर अगर मध्य प्रदेश और भारत की बात करोगे तो आप कौन से गोलार्ध की बात करोगे, कि भैया उत्तरी गोलार्ध में है, और पूर्वी यानी कि आप पूर्वोत्तर गोलार्ध में जो है मध्य प्रदेश और भारत यहां पर स्थित है। बाकी किसी पार्ट में भारत या मध्य प्रदेश स्थित नहीं है। तो ये आपकी क्या है, लोकेशन है। तो ये जरूर आप बिल्कुल याद रख लेना, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और यहां पर क्या बोलोगे, 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर कहां पर आ रही है, 82 डिग्री 48 मिनट तक आपके क्या है, लोकेशन, यानी कि आप मध्य प्रदेश की पूरी आप लोकेशन यहां पर बता सकते हैं। क्लियर है यहां पर? चलिए ठीक, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। आप गाइडर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जब आ रहे हैं तो आप इसका ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, तो वहां पर आपको ये पीडीएफ के रूप में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको कॉपी करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ में आपको ऑब्जेक्टिव भी वहां पर आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव आपको टॉपिक वाइज भी रहेंगे, इसके साथ में आपको पूरी की पूरी एफएलटी मिलेगी जो कि एमपी के अलग अलग पार्ट से संबंधित होगी, तो वहां पर आप आराम से इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहां पर अगर मान लो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत, या फिर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश, यानी कि पूरे विश्व में पूरी पृथ्वी पर मध्य प्रदेश कहां पर स्थित है, वो बोले उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, तो आप क्या बोलोगे भाई कि ये आपने देखा 0 डिग्री की लाइन निकाल दो आप। ठीक है ना, ये आपकी क्या है, 0 डिग्री की लाइन निकाल दो, ये विषुवत यानी कि इक्वेटर की लाइन निकाल दो। अब यहां से आप डिवाइड कर देना कि भारत कहां पर है, आपका उत्तर में है। ठीक है ना, और जब आप सीधी लाइन में देखोगे यानी कि देशांतर रेखा में देखोगे तो आप क्या बोलोगे, पूर्व में है, तो आप क्या बोलोगे कि जो भारत है वो पृथ्वी के कौन से भाग में है, पूर्वोत्तर भाग में है। ठीक है ना, कहां पर है, पूर्व उत्तर भाग में है। चलिए ठीक, इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश के मैप पर, उसको समझा देते हैं कि ये डिग्रियां कैसे निकाली गई हैं, कैसे इसको लगाया गया है। तो हमने क्या बोला था, याद रखना कि इक्वेटर 0 डिग्री और उसके ऊपर आपको आना है। अगर उत्तरी अक्षांश की बात की है, दक्षिणी अक्षांश की बात करते तो हम नीचे जाते। तो हमारी जो लोकेशन का पहला पार्ट क्या बोल रहा था, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि 0 डिग्री यहां से कहीं से नीचे से गुजर गई होगी। तो उसके ऊपर जब आप आओगे तो 21 डिग्री जहां से चालू होता है, यहां से मध्य प्रदेश का भाग चालू होता है। ठीक है ना, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए
कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है। ठीक है ना, सबसे दक्षिणतम का मतलब क्या है कि यहीं से मध्य प्रदेश की शुरुआत हो रही है। अगर अक्षांशीय रेखाओं में देखोगे तो ये आपका बुरहानपुर, यानी कि बुरहानपुर का जो लास्ट पॉइंट है, यहां पर जो डिग्री है कितनी है, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर, यानी कि अब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी छोर की बात आपसे कर रहे हैं। तो सबसे ऊपरी छोर, यानी कि अगर प्रश्न आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग यानी कि उत्तरी जिला कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे भाई, मुरैना। क्यों? क्योंकि सबसे उत्तर तक जो है मुरैना की बॉर्डर जाती है, और ये कहां तक जाती है, 26 डिग्री 30 मिनट तक ये जाती है, यानी कि इसी के बीच में आपका पूरा का पूरा क्या है, मध्य प्रदेश स्थित है। ये तो हो गई अक्षांशीय स्थिति। अब बात करें देशांतरी स्थिति की, तो देशांतर स्थिति में अगर हम बात करें तो यहां कहीं 0 डिग्री थी भाई लास्ट में। 0 डिग्री से जब आगे बढ़ोगे 1 2 3 4 करते हुए तो आप कहां तक आ रहे हैं, 74 डिग्री 9 मिनट तक आपको जब आना पड़ेगा। और यहां पर आप देखोगे कि जो अलीराजपुर है, अलीराजपुर का जो है यहाँ पर पॉइंट है, यानी कि बॉर्डर है जो गुजरात से लग रही है, यानी कि ये आखिरी भाग है। ठीक है ना, तो यहां से आपका शुरू हो रहा है अलीराजपुर की शुरुआत से, और सबसे आखिरी में आप जाओगे तो कितने डिग्री पर आकर खत्म हो रहा है ये, तो आप देखोगे यहां पर कि ये वाली लाइन जो है कितनी है, 82 डिग्री 48 मिनट पर। कौन सा है, तो सिंगरौली जिला आता है। यानी कि सबसे आपका अगर वो पूछेगा कि भाई सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे भाई, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है कौन सा, सॉरी सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आप बोलोगे सिंगरौली। सबसे पश्चिमी जिला आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे अलीराजपुर है भाई। सबसे उत्तरी पूछेगा आप बोलोगे मुरैना है। और अगर सबसे दक्षिणी की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे कि भाई बुरहानपुर हमारा जो जिला है वो सबसे क्या है, दक्षिणी जिला है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर। और मध्य प्रदेश जो है इन्हीं रेखाओं के क्या है, बीच में स्थित है। ठीक है ना, यानी कि इन रेखाओं के बाहर मध्य प्रदेश नहीं है। चूंकि यहां पर आप देख रहे हो कि 82 डिग्री 48 मिनट यहां से गुजर रही है, और याद रखना कि 82 डिग्री 30 मिनट ये जो रेखा है ये क्या है, भारत के स्टैंडर्ड टाइमलाइन रेखा है, यानी कि भारत का जो मेन टाइम निकाला जाता है यहां से निकाला जाता है, और वो रेखा लगभग यहां से गुजर रही है। ठीक है ना, यहां से गुजर रही है, यानी कि मध्य प्रदेश का कोई एक जिला है जो उसको टच कर रहा है, और वो जिला कौन सा है, तो इस रेखा को टच करने वाला आपका मध्य प्रदेश का इकलौता जिला है जो कौन सा है, सिंगरौली। ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका प्रश्न है कि जो भारत की टाइमलाइन रेखा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन रेखा है भारत की, यानी कि 82.5 डिग्री जो रेखा है, उस रेखा को कौन सा जिला मध्य प्रदेश का छूता है, तो आप क्या आंसर दोगे कि सिंगरौली जिला है जो इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसके अलावा कोई भी जिला इसको नहीं छूता है। ठीक है ना, चलिए यहां पर आपके ये भी क्वेश्चन है, यहां पर क्लियर बन गए हैं। चलिए, तो यहाँ पर गाइडर का आप प्लेटफॉर्म जब देखेंगे, आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो ऐप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको जो है कोर्सेज देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो एमपीपीएससी के अलावा और भी अन्य कोर्स हैं जो चाहे आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बाकी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप गाइडर जो प्ले स्टोर है उस पर जाकर गाइडर का जो एप्लीकेशन उसको डाउनलोड जरूर करें। उसके बाद यहां से आपको बहुत सारा मटेरियल आपको वहां से भी मिलने वाला है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि भाई मध्य प्रदेश का गठन कैसे, सॉरी मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ है, यानी कि मध्य प्रदेश का निर्माण उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो निर्माण की अगर हम बात करें, बिग बैंग थ्योरी से हमने स्टार्ट किया शॉर्ट में। मध्य प्रदेश किसका पार्ट, हमने बोला भाई गोंडवाना लैंड का भाग है, कैसे हमने बता दिया। फिर उसके बाद हम बात करें कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, यानी कि अक्षांश और देशांतर स्थिति उसकी क्या है, तो वो भी हमने बता दी। कैसे निकाली जाती है वो भी हमने बता दिया। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है वो कहां पर स्थित है, यानी कि ग्लोब पर आप उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब अगला जो टॉपिक हमारा इसी के अंतर्गत वो आता है मध्य प्रदेश का गठन। क्या आ रहा है, मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है ना भाई, गठन कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। चलिए तो करते हैं स्टार्ट मध्य प्रदेश गठन के इतिहास के बारे में, कि मध्य प्रदेश का गठन हमारा जो है किस प्रकार से हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम जो टॉपिक डाला हमने राज्यों के गठन का इतिहास। ठीक, कि राज्यों का गठन कैसे हुआ, तो भाई इसकी प्रक्रिया कैसे हुई कि जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद के बाद जो भारत की स्थिति थी उसमें बदलाव हुए हैं, और वर्तमान स्वरूप तक आते आते कई बदलाव आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब अंग्रेज भारत से गए थे तो उन्होंने जो राज्यों का गठन किया था उन्होंने अपने लाभ के अकॉर्डिंग तैयारी की थी। ठीक है ना, यानी कि उनके लाभ के लिए उन्होंने राज्यों का गठन किया था। उनको भारतीय जनता से कोई भी मतलब नहीं था, या भारत जो है आगे कैसे क्या तरक्की करेगा उससे कोई भी मतलब नहीं था। उनको केवल मतलब था उनका लाभ से। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही भारत की आज़ादी नज़दीक आ गई, स्वतंत्रता आंदोलन जब स्टार्ट हुए और स्वतंत्रता आंदोलन जब चलने लगे और धीरे धीरे ये चीज़ क्लियर होने लगी कि भारत अब जो है आज़ाद होने वाला है, तो यहाँ पर जो भारत के जो निर्मातागण थे, ठीक है ना, ये जो आंदोलनकारी लोग थे, इनके मन में विचार आना लाजमी था कि
कि भाई भारत जब स्वतंत्र होगा तो भारत का भविष्य कैसा होगा, भारत की स्थिति कैसी होगी। क्योंकि जब भारत में अंग्रेज लोग आए थे तो उस समय आप लोग सभी जानते हैं कि लगभग 552 रियासतें थी, ठीक है ना। छोटी बड़ी रियासतों को अगर मिला दें तो 552 के लगभग छोटी बड़ी, यानी कि जो भारत है हमारे पास, ये भारत नहीं था उस समय, ठीक है ना। भारत क्या था, नहीं था, बल्कि भारत की जगह पर क्या था, छोटे छोटे बड़े बड़े राज्यों को मिलाकर लगभग 500 देश यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते। तो क्या अंग्रेज जब यहाँ से जाएंगे तो क्या स्थिति फिर से वैसी करके जाएंगे, यानी कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत का क्या होगा, इसका भविष्य कैसा होगा। इन चीजों को लेकर पहले ही सवाल उठने लगे थे, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के पहले ही। इन्हीं जो कोशिशें थी यहाँ पर कि भाई कैसे काम किया जाए, जब भारत आज़ाद होगा तो आज़ादी के बाद इसका स्वरूप कैसा बनाया जाए, इस पर जो चर्चाएं थी उनमें कुछ समितियों का भी गठन किया गया कांग्रेस के द्वारा कि भाई क्या हो कैसे हो। तो इनमें बहुत सारी समितियां थी, हम सबको तो नहीं देखेंगे, लेकिन जो मुख्य मुख्य समिति हैं जिनका बहुत बड़ा प्रभाव है उन समितियों की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो उनमें से एक मुख्य समिति कौन सी थी, मोतीलाल नेहरू समिति, ठीक है ना। कब बनाई गई थी, 1928 में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोतीलाल नेहरू समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये किससे है कि भारत में राज्य कैसे क्या होंगे, इसके संदर्भ में समिति का गठन किया था 1928 में, ठीक है ना। चलिए ठीक, बात करते हैं इसने क्या हुआ। तो जो मोतीलाल नेहरू समिति का गठन किया गया 1928 में, तो इन्होंने जो अपनी सिफारिशें कांग्रेस को सौंपी, तो उन सिफारिशों में इन्होंने ये कहा कि भाई पूरे भारत का पहले भ्रमण किया, स्थिति को देखा, और स्थिति को देखते हुए इन्होंने कहा कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो यहाँ पर जो राज्य बनाए जाएंगे उन राज्यों के बनाने का जो आधार होगा वो क्या होगा। तो उन्होंने 4 पॉइंट यहाँ पर आपको बताए हैं, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि भारत में जब राज्यों के निर्माण किए जाए तो ये 4 चीजों को विशेष रूप से देखा जाए। वो कौन कौन सी 4 चीजें हैं, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि भौगोलिक स्थितियों पर ध्यान दिया जाए, दूसरा पॉइंट है कि जनसंख्या पर ध्यान दिया जाए, तीसरा पॉइंट है जन इच्छा को देखा जाए, और चौथा पॉइंट उन्होंने जो दिया था वो क्या दिया था कि भाषाई आधार को भी यहां पर देखा जाए। क्लियर है, 4 पॉइंट दिए। कौन कौन से पॉइंट थे वो 4, उन्होंने बोला कि भाई पहले भौगोलिक स्थितियां देखी जाएं, उसके आधार पर, यानी कि जब भी किसी राज्य का निर्माण हो तो उस राज्य का निर्माण केवल वैसे नहीं होना चाहिए जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का निर्माण किया गया था, ठीक है ना। 1947 के लगभग में बस मन से एक लाइन खींच दी, बन गया भाई पाकिस्तान, एक इस तरफ खींच दी तो बना दिया यहां पर पूर्वी पाकिस्तान। क्या था ये, एक मजाक था। क्यों, क्योंकि जब भी ज्योग्राफिकल या भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण किया जाता है तो कुछ ऐसी चीजें देखी जाती हैं जिससे कि निर्धारण निश्चित रहे। ये नहीं होता है कि सिंपल जमीन पर आप लाइन खींच दिए तो बन गए दो देश। जैसे कि इसके अगर आपको मजाक के रूप में अगर देखना है तो आप देख सकते हैं वर्तमान जो बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर है कि एक घर के बीच में एक पिलर गड़ा हुआ है, एक पत्थर गड़ा है, और इस तरफ लिखा है भारत, इस तरफ लिखा है बांग्लादेश। यानी कि बेचारा एक व्यक्ति खाना खाता है भारत में और वो जाता है कहां पर, बांग्लादेश में, ठीक है। 2 भाइयों के खेत हैं, एक पिता हैं, उनका 4 एकड़ खेत है, उनने 2 भाइयों में डिवाइड किया, एक भाई को 2 एकड़ दिया वो भारत में चला गया, एक भाई को दिया वो बेचारे को बांग्लादेश में चला गया। तो ये क्या है, एक मजाक है। तो यहां पर ये बात कही गई कि जब राज्यों का निर्माण हो तो ऐसी मजाक यहां पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि राज्य इस प्रकार से बनाए जाएं कि भारत के निर्माण के साथ साथ ये भी निर्मित हो, ये भी भविष्य में आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। चलिए पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि भौगोलिक स्थिति का बोलने का उनका मतलब क्या था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारत है ये विविधताओं का देश है। क्लियर है ना, क्या है, विविधताओं का देश। जैसे कि आप भारत को जानते हो, भारत को आप लोग एक बात जानते हैं कि भारत को जो है एक उपमहाद्वीप भी बोला जाता है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप मतलब कि जो किसी महाद्वीप में, यानी कि जो किसी कॉन्टिनेंट में विशेषताएं होती हैं, जो भिन्नताएं होती हैं, वही भारत में स्थित हैं। भारत एक देश होने के साथ साथ यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट के समान यहाँ पर क्या है, विशेषताएं हैं। जैसे कि अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, जैसे मान लो कोई कॉन्टिनेंट होता है, वहाँ पर रेगिस्तान मिलेगा, बर्फीला क्षेत्र मिलेगा, जंगल मिलेगा, नदियां मिलेगी, उपजाऊ मिट्टी मिलेंगे, पर्वत मिलेगा, पठार मिलेगा। ये क्या है, भिन्नताएं हैं, प्राकृतिक भिन्नताएं। तो भारत में सभी भिन्नताएं उपलब्ध हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप जाओगे राजस्थान वाले क्षेत्र में तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रेगिस्तानी इलाका। ऊपर की तरफ जब आप जाओगे तो क्या मिलेगा, बर्फीली चोटियां हिमालय की। नीचे की तरफ आओगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, उपजाऊ गंगा यमुना के मैदान देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको जंगल देखने को मिलेंगे, यानी कि जो विशेषताएं होनी चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए, वो सब भारत में। इसी प्रकार से, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई जब भी कोई राज्य का निर्माण किया जाए तो वहां पर भौगोलिक चीजों को जरूर देखा जाए। कारण कि मान के चलिए, उदाहरण में देता हूं कि कोई हम राज्य का निर्माण आपको सौंप दिया जाए और आप एक राज्य बना रहे हैं, आपने भौगोलिक विशेषता नहीं देखा, आपने तो केवल एक लाइन खींच दी, ठीक है ना।
भाई एक राज्य तैयार हो गया। अब यहां पर आप देखते हैं कि इस राज्य में लगभग 90% क्षेत्र कैसी है, केवल रेतीली क्षेत्र आपने दे दिया। तो क्या उस राज्य का भविष्य उज्जवल हो सकता है? क्योंकि उस राज्य में क्या है, आपने रेतीला इलाका दे दिया है, तो वो बेचारा फसलें कैसे उगाएगा, पानी कहां से लाएगा, यानी कि वो राज्य क्या होगा, दूसरे राज्यों पर डिपेंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इन्होंने बोला कि जब भी किसी राज्य का निर्माण किया जाए तो वहां पर यह ध्यान दिया जाए कि अधिकतम विशेषताएं या जो प्राकृतिक भिन्नताएं हैं एक राज्य को मिल जाएं, यानी कि सभी राज्यों में ये चीजें बराबर बराबर तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ हद तक डिवाइड हो सके, जिससे कि प्रत्येक राज्य अपने आप में सक्षम हो सके। ठीक है ना, तो ये इसकी क्या है, भौगोलिक स्थिति की बात की कि भाई भौगोलिक स्थिति लगभग अलग अलग भौगोलिक स्थिति हर राज्य में उपस्थित हो, जिससे कि कोई राज्य बेचारा अलग ना जाए। ठीक, दूसरी बात हम बात करते हैं जनसंख्या। जैसा कि आप अगर ब्रिटिश भारत की बात करें, ये जो ब्रिटिश भारत की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो यहां पर आप देखोगे दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, ये क्या थे, ये महानगर थे उस समय के, और ज्यादातर आबादी आपको भारत के इन्हीं चार क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। और बीच के कुछ क्षेत्र तो यहां पर ऐसे थे जहां पर बहुत ही ज्यादा विरल अवस्था थी जनसंख्या की, यानी कि क्षेत्र बड़े हैं लेकिन जनसंख्या क्या है, घनत्व कम है। और वहीं पर कुछ क्षेत्र कैसे हैं कि यहां पर सघन है, यानी कि क्षेत्रफल छोटा लेकिन जनसंख्या अधिक। आपने पता चले राज्य इस प्रकार से डिवाइड कर दिए कि एक राज्य में जगह कम, जमीन कम है और जनसंख्या अधिक है, वहीं एक राज्य को आपने जमीन अधिक दे दी पर जनसंख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, भिन्नता आ जाएगी। इससे क्या होगा, समस्याएं होंगी। तो इन्होंने कहा कि यह ध्यान दिया जाए कि जो जनसंख्या का बंटवारा है वो भी लगभग समान रूप से किया जा सके, जिससे कि किसी राज्य को कोई समस्या ना हो। ये सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया जनसंख्या का। तीसरा उन्होंने बोला जन इच्छा। जन इच्छा क्यों, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत क्या है, भिन्नताओं का देश है, विविधताओं का देश है। यहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के खान पान, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग चीज़ें। तो ये लोग आपस में एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ जन इच्छा को इसलिए विशेष ध्यान दिया जाए कि क्या आप जिस राज्य के लिए जिन जनता को चुन रहे हैं, जनसंख्या को चुन रहे हैं, क्या वो तैयार है। अगर वो तैयार नहीं है, उनकी इच्छाओं के विरुद्ध आकर अगर आप राज्यों का निर्माण करते हैं, तो याद रखना जनता संतुष्ट नहीं होगी, और असंतुष्ट अगर जनता होगी तो देश में शांति नहीं रहेगी। ठीक है ना। अगला उन्होंने पॉइंट क्या दिया, भाषा के आधार पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अलग अलग संस्कृतियां हैं, इसी प्रकार अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान दिया जाए कि लगभग अगर एक समान की भाषा बोलने वाले लोग अगर एक तरफ एक राज्य में जाए तो ज़्यादा लाभ होगा, जिससे कि वो और अधिक अच्छे से घुल मिलकर काम कर सके। ठीक, तो ये उन्होंने चार पॉइंट यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो 1928 में जो मोतीलाल नेहरू समिति का निर्माण किया गया कि भाई राज्यों का गठन कैसा किया जाना चाहिए स्वतंत्रता के बाद, तो इन्होंने ये चार पॉइंट यहाँ पर आपको दे दिए थे। ठीक है ना, चलिए ठीक। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है ना, जब स्वतंत्रता भारत की मिल गई तो 1950 के दशक में श्याम कृष्ण दर आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी, श्याम कृष्ण दर आयोग। इसका कुछ खास औचित्य तो नहीं रहा, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट था जो कि इन्होंने दिया था। इनका सीधा बोलना था कि ये जो भाषाई आधार दिया है, ये भाषाई आधार के खिलाफ थे। यानी कि इनका सीधा बोलना था, इस आयोग का सीधी सिफारिशें थी कि जब राज्यों का आप गठन करें तो भाषा को आधार न बनाएं। इसका कारण था कि जैसे कि भारत में धर्मवाद है, अलग अलग धर्म के लोग आपस में समस्याएं क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, ये तो पहले से ही चल रहे हैं। और अगर आपने भाषाओं के आधार पर अगर राज्यों का गठन कर दिया तो एक नई समस्या जाएगी, उसको कहेंगे भाषावाद। ठीक है ना, कि भाई एक भाषा वाले बोलने वाले एक राज्य में, दूसरी भाषा वाले दूसरे राज्य में, तो ये एक दूसरे के साथ घुल मिल के काम कभी नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होगा कि भाई आगे चल के व्यापार करना है, कोई भी चीज़ करना है, तो कैसे होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ वर्तमान स्वरूप में, कि अभी से कुछ समय पहले अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी समस्या आई थी कि महाराष्ट्र में कुछ लोग थे, ठीक है ना, कुछ लोगों ने अपना दल बनाया और एक नारा दिया कि जो मराठी है, मतलब जो महाराष्ट्र है मराठाओं के लिए है, मराठी भाषी लोगों के लिए है। तो इससे क्या हुआ था कि यहाँ पर एक समस्या ऐसी आई थी, आपने देखा होगा कि जो बिहार से लोग महाराष्ट्र में काम करने के लिए आते हैं तो मराठी भाषी लोगों ने उन पर हमले चालू कर दिए थे। इस कारण से कुछ बिहारी लोगों को पलायन करना पड़ रहा था। ठीक है ना, तो ये क्या था, ये इसमें कोई जातिवाद नहीं था, यानी कि किसी जाति का जिक्र नहीं किया गया, किसी धर्म का जिक्र नहीं किया, केवल किसका था, भाषा का, कि महाराष्ट्र के अंदर केवल मराठी रहेगा, कोई दूसरी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति यहां पर नहीं आएगा। ठीक, ये देश के लिए काफी नुकसानदायक होगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि भाषाई आधार के खिलाफ जो है इन्होंने कहा कि भाषाई आधार के खिलाफ होना चाहिए, मतलब भाषाई आधार को नहीं रखना चाहिए, वरना फिर भाषावाद पैदा हो जाएगा। ठीक,
चलिए ठीक, यहां पर आगे चल के क्या हुआ कि इसी समय में एक जेबीपी आयोग का भी गठन किया गया, ठीक है ना। जेबीपी आयोग क्या था, जेबीपी आयोग, तो यहां पर मैं आपको बता दूं जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 लोग मुख्य थे। इस आयोग का जब गठन किया गया तो इन्होंने जब पूरी जांच की, उसके बाद इन्होंने जो अपनी सिफारिशें दी सरकार को, वो सिफारिशें यही थी कि भाषाई आधार ही सबसे बड़ा आधार होगा, ठीक है ना। यानी कि श्याम कृष्णदार आयोग ऐसा आयोग था जिसने भाषाई आधार का जो है मना किया था या भाषाई आधार को उचित नहीं ठहराया था। बाकी उसके बाद जो जेबीपी आयोग का गठन किया गया तो इन्होंने भी यही बोला कि नहीं भाई, भाषाई आधार उचित रहेगा। अभी ये सब चल ही रहा है, कोई निर्णय नहीं हुआ है कि जो आगे राज्यों का जो गठन किए जाए, पुनर्गठन किए जाएं, ये कैसे किए जाएं, किस आधार पर, अभी कुछ भी नहीं चल रहा। अभी तो केवल चल ही रहा था कि इसी समय पर यहां पर अगर मैं बात करूं, कहां की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, तो आप जब जाते हैं तो ठीक है ना, जो तेलुगु भाषी जो लोग थे, तेलुगु भाषी जो लोग थे, ठीक है ना, वर्तमान जो आंध्र प्रदेश जिसको हम बोलते हैं, पहले इसको बोलते थे मद्रास प्रेसिडेंसी थी। क्या थी ये, मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो तेलुगु भाषी लोग थे, इनके साथ बहुत ही अलग प्रकार के अत्याचार किए जाते थे, यानी कि इनको शामिल नहीं किए जाते थे समाज में। तो इसीलिए क्या थे कि यही तेलुगु भाषी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो कि गांधीवादी विचारधारा के थे। कैसे थे, गांधीवादी विचारधारा के सामाजिक कार्यकर्ता, जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है ना। तो इन्होंने जब देखा कि अपने लोगों पर अत्याचार होते हुए देखा, तो इन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि भाई जो तेलुगु भाषी लोग हैं, इनके लिए एक अलग से राज्य का निर्माण कर दिया जाए, यानी कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, जो बड़ा मद्रास राज्य है, उससे हमें अलग कर दिया जाए और हमारे लिए एक अलग राज्य का निर्माण किया जाए, जिसका नाम भी इन्होंने सजेस्ट कर दिया था आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या कि सरकार ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो पोट्टी श्री रामुलु थे, इन्होंने क्या किया कि आमरण अनशन की घोषणा कर दी, यानी कि उन्होंने कहा कि जब तक अलग हमें राज्य नहीं दिया जाता, मैं अनशन पर रहूंगा, ठीक है ना। और इन्होंने अनशन प्रारंभ किया और अनशन के 58वें दिन क्या हो गया कि अनशन के 58वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हुई तो जो तेलुगु भाषी लोग थे, इनका जो जन आक्रोश था ये चरम पर पहुंच गया और यहाँ पर थोड़ी सी गदर स्टार्ट कर दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारत में फिर क्या होता है जब ऐसी स्थिति पैदा हुई, ठीक है ना। तो इस स्थिति में सरकार को निर्णय लेना पड़ा और तुरंत एक निर्णय लिया गया हवड़ तवड़ में, और 1953 में यानी कि उसी साल जो है एक राज्य का गठन किया जिसका नाम क्या रखा, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। और जो राज्य का निर्माण किया आंध्र प्रदेश, याद रखना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला भाषाई आधारित राज्य कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला भाषाई आधारित राज्य कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे कि आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद क्या किया, तो तेलुगु भाषा को आधार मानकर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे कि आंध्र प्रदेश का गठन किस भाषा के अंतर्गत किया गया, तो तेलुगु भाषा के अंतर्गत किया गया, ठीक है ना। और जैसे ही यहां पर एक राज्य का गठन कर दिया तो आप समझ सकते हैं समस्याएं फिर क्या होंगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया, ठीक है ना। तो क्या कर दिया, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी। कब की, तो यहां पर मैं आपको दिखा दूं, इसकी तारीख आप जरूर याद रखना। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस तारीख को की गई। किसी किसी किताब में यहां पर 10 दिसंबर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10 दिसंबर सही नहीं है, बल्कि इसका सही आंसर क्या होगा, 22 दिसंबर 1953, ठीक है ना। तो 1953 में क्या कर दिया, यहां पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखोगे फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे, और इसमें अध्यक्ष के साथ साथ में 2 सदस्य भी थे। वो कौन कौन से हैं, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है ना, और इसके अलावा कौन थे, के.एम. पडिक्कर। यहां पर आप फोटो भी जैसे कि देख सकते हैं। तो 3 लोगों को मिलाकर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, ठीक है ना। कौन कौन थे, तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर क्या थे, इसके सदस्य बने, ठीक है ना। इस आयोग ने कब किया था, याद रखना 1953 में इसका गठन किया गया, और 2 साल के बाद यानी कि 1955 में इसने अपनी केंद्र सरकार को अनुशंसाएं सौंपी, यानी कि एक रिपोर्ट बना कर दी। और इस रिपोर्ट में कहा कि भारत में 14 राज्य, ठीक है ना, और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जा सकता है। क्या कहा, 14 राज्य बनाए जा सकते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का यहां पर गठन किया जा सकता है। और इन्हीं के अनुशंसा पर, इसी आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 में हमने क्या कर दिया, मध्य प्रदेश का गठन कर दिया, ठीक है। याद रखना यहां पर जो मेन पॉइंट है क्या, कि सबसे पहला भाषाई आधारित जो है राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश बना,
किस भाषा को आधार माना गया था? तेलुगु भाषा को। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो आप तेलंगाना को देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग हटाकर क्या बना दिया? तेलंगाना बना दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग। यहाँ प्रश्न आपसे बार बार पूछे गए हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कब बना था? 22 दिसंबर 1953। इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन इसके सदस्य थे? तो दो सदस्य इसमें जो थे वो कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर इसके क्या थे? सदस्य थे। इन्होंने अपनी सिफारिश में क्या कहा? 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बनाए जाने चाहिए और इन्हीं के आधार पर हमने क्या बना दिया? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया। याद रखना, भाषाई आधार पर गठन किया गया था और वो भाषा कौन सी थी? हिंदी। तो आप ये बात याद रखोगे कि मध्य प्रदेश का गठन भी भाषा के आधार पर किया गया। ठीक है ना? और कौन सी भाषा? हिंदी भाषा के आधार पर, यानी कि यहाँ पर कौन लोग रहते हैं? हिंदी भाषी लोग। ठीक, चलिए आगे चलते हैं कि भाई अब मध्य प्रदेश का गठन तो हो गया 1 नवंबर 1956 को, लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? यानी कि अगर हम बात करें 1 नवंबर 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? ठीक है ना? यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उसके पहले क्या स्थिति थी और उस स्थिति में क्या क्या परिवर्तन करने के बाद जो है मध्य प्रदेश का गठन किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले अगर देखा जाए, गठन के पहले जो मध्य प्रदेश है वो मध्य प्रदेश 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है ना? 3+1। कौन कौन से तीन भाग हैं? तो एक बोलते हैं पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट और यहाँ पर है आपका पार्ट सी स्टेट, और चौथा कौन सा है आपका? भोपाल रियासत, जो कि अलग से थी। ठीक, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट और भोपाल रियासत। बात करते हैं पार्ट ए स्टेट क्या था, बी क्या था, सी क्या था और उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए, इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पार्ट ए स्टेट क्या था। तो पार्ट ए स्टेट इस प्रकार से था, यानी कि जो वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, कौन सा वाला? जो वर्तमान मध्य प्रदेश का महाकौशल वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र इसमें शामिल था। साथ में बघेलखंड का क्षेत्र, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, विदर्भ और बरार का क्षेत्र शामिल किया गया था। ठीक है ना? इसका नाम क्या रखा गया? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इसका जो है नाम दिया गया था। मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 नवंबर 1861 में इसका गठन किया गया था। यानी कि जो पार्ट ए स्टेट है इसका गठन कब किया गया था? 2 नवंबर 1861 में। याद रखना, जब इसका गठन किया था तब इसका नाम केवल ये था, सेंट्रल प्रोविंस इसका नाम रखा गया था। क्या नाम रखा था? सेंट्रल प्रोविंस नाम रखा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1936 में, 1936 में क्या हुआ कि जो हैदराबाद रियासत थी, उस हैदराबाद रियासत से बरार वाला क्षेत्र, यानी कि बरार और विदर्भ, इस पूरे क्षेत्र को आप बरार क्षेत्र बोलते हैं, इस बरार वाले क्षेत्र को आपने लेकर और किसमें शामिल कर दिया? आपके सेंट्रल प्रोविंस में शामिल कर दिया। तो 1936 में इसका पूरा नाम क्या हो गया? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम रख दिया, सीपी बरार जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना? 61 में सीपी बना और 36 में इसको मिलाकर क्या बना दिया? सीपी बरार। क्लियर? चलिए ठीक। और जब इसको मिलाया गया तो इसकी जो राजधानी आप नागपुर देखने को मिलेगी। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो हम एक एक पार्ट के यहां पर डिस्कस करेंगे कि पार्ट ए स्टेट क्या था और इस पार्ट ए स्टेट में क्या परिवर्तन किए गए और उसके बाद इसको जो है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। ठीक है ना? तो बात करते हैं जो पार्ट ए स्टेट था, इसका नाम क्या था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। याद रखना, ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का ब्रिटिश काल में क्या नाम था, उसमें अलग अलग ऑप्शन थे। तो आप पूरा देखना कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जरूर देखना, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन केवल इतना था कि सेंट्रल प्रोविंस भी उसमें ऑप्शन दिया था, जो कि गलत था। सही आंसर क्या होगा? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इसका पूरा आंसर होगा। ठीक है ना? तो पार्ट ए स्टेट को इस नाम से जाना जाता था। क्या था? तो भाई इस पार्ट ए स्टेट में क्या क्या शामिल किया गया था? यानी कि वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है वो शामिल था, जो मध्य प्रदेश का महाकौशल वाला भाग है वो भी शामिल था, यानी कि आप अगर देखोगे तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश वाला जो भाग था वो कंप्लीट शामिल था। और साथ में इसमें क्या शामिल थे? तो मराठी भाषी 8 जिले भी शामिल थे बरार के साथ में। ठीक है ना? क्या था? बरार और विदर्भ का जो क्षेत्र था, यानी कि इसमें कितने 8 जिले शामिल थे। तो इन सबको मिलाकर क्या बना दिया था? पार्ट स्टेट, जिसमें टोटल 15 रियासतों को शामिल किया गया था। कितनी? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश का पार्ट ए स्टेट था इसमें कितनी रियासतें शामिल की गई थी? तो इसमें कितनी थी? 15 रियासतें शामिल थी। और इसकी राजधानी आपने किसको बना दिया था? नागपुर इसकी राजधानी थी। ठीक है ना? अब मैं बात करता हूं वो 8 मराठी भाषी जिले कौन से थे जो इसमें शामिल थे। तो उसमें शामिल था बुल्ढाना,
ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्धा, भंडारा, अमरावती, अकोला, चांदा, यवतमाल और नागपुर। ठीक है ना, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी साथ में ले लें कि यहां पर जब आप देखते हैं तो कौन से 8 मराठी भाषी जिले थे, तो आप क्या बोलेंगे कि बुल्ढाना शामिल था, ठीक है, वर्धा शामिल था, भंडारा शामिल था, अमरावती, अकोला, चांदा, यवतमाल और नागपुर इसमें शामिल था। और इसकी राजधानी भी क्या बना दी थी हमने, नागपुर बना दी थी। ठीक है ना, इन सभी चीजों को मिलाकर हमने क्या बना दिया था, पार्ट स्टेट बना दिया था। चलिए ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं भाई पार्ट स्टेट को जब मध्य प्रदेश शामिल करेंगे तो क्या करेंगे। तो जो 8 मराठी भाषी जो राज्य जिले मैंने आपको बताया है नीचे वाले, जो बरार और विदर्भ क्षेत्र में आते थे, इन क्षेत्रों को हम हटा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो तो मराठी भाषी हैं और मध्य प्रदेश का गठन हुआ था हिंदी भाषा के आधार पर। तो जो 8 मराठी जिले थे उनको हमने हटा दिया, बाकी पूरा का पूरा पार्ट स्टेट हमने मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया था। अब उन 8 जिलों का क्या हुआ, तो वो जो 8 जिले थे उनको तत्कालीन बॉम्बे राज्य को दे दिया। आज महाराष्ट्र राज्य है, इसके पहले ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाती थी, यानी कि पूरा बॉम्बे राज्य कहलाता था। तो हमने 8 मराठी भाषी जिलों को हटाकर इसको दे दिया, हमने बॉम्बे को दे दिया। बाकी का पूरा पूरा पार्ट स्टेट को हमने मिला लिया। फिर बात करते हैं पार्ट बी स्टेट की भाई, कि पार्ट बी स्टेट क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान जब आप देखोगे तो इसमें जो मालवा का पठार आप पढ़ते हैं, वो मालवा का पठार और मध्य भारत का जो पठार है, इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर हमने पार्ट बी स्टेट तैयार किया था। इस समय इसको मध्य भारत भी कहा जाता था। ठीक है ना, मध्य भारत। पार्ट बी स्टेट की विशेषता क्या थी कि यहां पर भाई 2 राजधानियां बनाई गई थी। 2 राजधानियां कौन कौन सी थी, तो एक राजधानी थी इसकी इंदौर और एक राजधानी थी इसकी ग्वालियर। हर साल ये दोनों राजधानियां काम करती थी। तो वो कैसे करती थी कि 6 माह के लिए एक अलग राजधानी हुआ करती थी, अगले 6 माह के लिए अलग राजधानी हुआ करती थी। कैसे होगी तो मैं आपको बता दूं कि आप कैसे याद रखोगे। एक होगी भाई ग्रीष्मकालीन, एक होगी शीतकालीन। तो ये कैसे डिवाइड करोगे, कौन सी थी, कैसे याद रखोगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पर राज्य करते थे, और ब्रिटिशर्स जो ब्रिटेन साइड से आए थे, और ये क्षेत्र कौन से कहलाते हैं, ठंडे क्षेत्र हैं। ठीक है ना, भाई ठंडे क्षेत्र हैं तो यानी कि इनको ठंड तो सहन हो जाएगी, लेकिन यहाँ की गर्मी ये सहन नहीं कर सकते। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब गर्मियों का यानी कि जब ग्रीष्मकाल का समय आता है, तो ग्रीष्मकाल में ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है, मध्य भारत का पठार वाला क्षेत्र है, ये अत्यधिक गर्म होता है। वहीं मालवा के बारे में आप जानते हैं कि मालवा एक सम जलवायु वाला क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती। ठीक है ना, तो इस आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ग्रीष्मकाल आता था, ठीक है ना, यानी कि गर्मियों का समय आता था, तो उस समय अंग्रेज जो है आ जाते थे इंदौर में। कब आते थे, ग्रीष्मकाल में, समर समय में। ठीक है, जो समर का टाइम होता है, गर्मियां पड़ती थी तो ग्वालियर की गर्मी सहन नहीं कर पाते थे। ग्वालियर की गर्मी से बचने के लिए वो अपनी राजधानी कहां ट्रांसफर करते थे, इंदौर में कर लेते थे। और जैसे ही शीतकाल आता था, विंटर का समय आता था, शीतकाल यानी कि विंटर, यानी कि जब सर्दियों का समय आ गया, तो सर्दियों के समय में इंदौर को छोड़कर वो सीधे चले जाते हैं ग्वालियर, क्योंकि वहां पर ठंड अच्छी पड़ती है और इनको ठंड पसंद भी आती है। ठीक है ना, तो यानी कि क्या याद रखोगे कि भाई 2 राजधानियां थी, ग्रीष्मकालीन अलग, शीतकालीन अलग। गर्मियों के समय में ये लोग इंदौर आ जाते थे और सर्दियों के समय में ये लोग ग्वालियर चले जाते थे। इस प्रकार से आप याद रखोगे। और अगर एग्जैक्टली पूछा जाए तो आप ऐसे याद रखोगे कि 5.5 महीने के लिए इंदौर राजधानी थी और 6.5 महीने के लिए ग्वालियर राजधानी बनाई जाती थी। ठीक है ना, तो शीतकाल की राजधानी 6.5 महीने के लिए थी और ग्रीष्मकाल की 5.5 महीने। लेकिन इसको आप अगर 6-6 माह भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, फिर क्या किया गया, तो भाई पार्ट जो बी स्टेट था, इसमें क्या चेंजेस किए जाएंगे। तो पहले तो आप ये थ्योरी देख सकते हैं कि इसमें क्या था। तो वही बात है कि मध्य भारत का पठार, मालवा का क्षेत्र को मिलाकर पार्ट बी स्टेट बनाया गया। अब यहां पर हम बात करते हैं रियासतों की, तो इसको आप चेंज कर देना। और ये आपकी रियासतें हैं 25 रियासतें। कितनी थी, 25 रियासतें यहां पर शामिल की गई थी। इन 25 रियासतों को मिलाकर पार्ट बी स्टेट बनाया गया था। 6-6 माह के लिए यहाँ की राजधानी परिवर्तित होती थी। अब जब इसको मध्य प्रदेश में मिलाएंगे तो इसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा। और वो परिवर्तन क्या था, तो यहां पर हमने लेन देन की प्रक्रिया को अपनाया। क्या अपनाया, लेन और देन की प्रक्रिया को, यानी कि कुछ चीजें ली, कुछ चीजें हमने दे दी। क्या दे दी भाई, क्या लेन देन अपनाया। तो वो लेन देन के बारे में बता दूं कि यहां पर जो हमारा मंदसौर जिला है, मध्य प्रदेश का कौन सा, मंदसौर जो जिला है, इसमें एक तहसील थी, उसका नाम था भानपुर तहसील। क्या नाम था, भानपुर तहसील। उसका एक टप्पा यानी कि सुनेल टप्पा एक क्षेत्र था, एक छोटा सा क्षेत्र था, उसका नाम क्या था, सुनेल टप्पा, याद रखोगे। मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है, उसकी जो भानपुर तहसील है, उसका जो क्षेत्र था सुनेल टप्पा, उसको हमने राजस्थान को दे दिया।
इसको दे दिया, राजस्थान को दे दिया, क्योंकि उसका ज्यादातर हिस्सा कहां पर जा रहा था, राजस्थान में घुस रहा था, तो ले भाई राजस्थान को दे दिया। अब ये तो दे दिया, फिर लेना क्या था, तो हमने क्या किया, जो राजस्थान का जो कोटा जिला है, ठीक है ना, कौन सा वाला, राजस्थान का जो कोटा जिला है उसमें एक क्षेत्र था सिरोंज क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, सिरोंज क्षेत्र जो था उसको हमने ले लिया, क्योंकि उसका ज्यादा हिस्सा कहां पर आ रहा था, मध्य प्रदेश की बॉर्डर के अंदर आ रहा था। तो हमने क्या किया भाई, यहां लेन देन की प्रक्रिया में मंदसौर जिले की भानपुर तहसील का सुनील टप्पा राजस्थान को दे दिया, और राजस्थान के कोटा जिले में एक क्षेत्र था सिरोंज जो उपखंड था उसको हमने ले लिया, और उसको लेकर क्या करेंगे, विदिशा जिले की राजधानी बना देंगे, सॉरी विदिशा जिले में तहसील बना देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने एक क्षेत्र दे दिया और एक क्षेत्र वहां से ले लिया, और ये परिवर्तन के अलावा बाकी संपूर्ण पार्ट बी को मिलाकर हमने मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया। अब बात करते हैं पार्ट सी स्टेट के बारे में, ठीक है ना। पार्ट सी स्टेट में क्या शामिल था, तो भाई जो अभी रीवा पन्ना वाला जो रीवा वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों को मिलाकर हमने क्या बना दिया था, पार्ट सी, यानी कि जो विंध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का क्षेत्र है इसको मिलाकर हमने बनाया था पार्ट सी स्टेट, जिसकी देखा जाए तो इसमें कितनी 38 रियासतें थी और इसकी राजधानी थी रीवा। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि पार्ट सी स्टेट की राजधानी क्या थी, तो आप याद रखोगे पार्ट सी स्टेट की राजधानी क्या थी, रीवा थी, और इसमें कुल कितनी 38 रियासतें शामिल की गई थी। तो ये पार्ट सी स्टेट भी था, ठीक है। इसी के साथ में हमने इसमें शामिल क्या कर दिया था, भोपाल, यानी कि जो भोपाल अलग रियासत थी उस रियासत को हमने किसका भाग मान लिया था, पार्ट सी स्टेट का भाग हमने मान लिया था। इसमें बिना कोई परिवर्तन किए पूरे के पूरे पार्ट सी स्टेट को भोपाल सहित वर्तमान मध्य प्रदेश हमने शामिल कर लिया, और इस प्रकार से अगर कुल रियासतों की बात करें तो 79 रियासतों को मिलाकर हमने क्या बना दिया, मध्य प्रदेश बना दिया, ठीक है ना। 15 रियासतें थी, फिर 25 रियासतें थी, फिर उसके बाद 38 रियासतें शामिल हुई, और उसके बाद एक आपकी भोपाल भी शामिल की गई। इस प्रकार से टोटल कितनी हो गई, 79 रियासतों को मिलाकर हमने क्या बना दिया, मध्य प्रदेश बना दिया। ये कहानी कब तक की है, 1 नवंबर 1956 में, ठीक है ना। जब मध्य प्रदेश बना था, यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था यानी कि 1 नवंबर 1956 को, तो उस समय मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले बने थे, तो आप याद रखोगे जब मध्य प्रदेश बना था उस समय मध्य प्रदेश में 8 संभाग थे और 43 यानी कि 43 क्या थे, जिले थे। तो ये तो भाई आपने एक बाउंड्री बना दी, और इस प्रकार फिजिकल तरीके से आपने मध्य प्रदेश का गठन कर दिया। अब पॉलिटिकल बाकी है, ठीक है ना। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, उस समय मध्य प्रदेश की स्थिति इस प्रकार थी, ठीक। यहां पर यह बात आप याद रखोगे कि उस समय शुरुआती समय में जबकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ शामिल था, तो जैसे कि महाराष्ट्र को बॉर्डर लगती थी, गुजरात को लगती थी, राजस्थान को लगती थी, उत्तर प्रदेश को लगती थी, ये तो आज भी लगती है और अब छत्तीसगढ़ से लगती है। पर उस समय याद रखना उड़ीसा से भी हमारी जो है सीमा लगती थी, ठीक है ना। उस समय आंध्र प्रदेश से भी, वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश का तेलंगाना भाग बन गया, लेकिन उस समय क्या था, आंध्र प्रदेश, उससे भी सीमा लगती थी। और इसके अलावा यहां पर क्या था, तो यहां पर था आपका बिहार। तो उस समय हमारी सीमा किससे लगती थी, बिहार से लगती थी। हालांकि 15 दिन तक ही बिहार से लगी है, क्योंकि 15 नवंबर, ठीक है, 1956 में फिर क्या कर दिया था हमने, बिहार को अलग कर दिया था, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जो है झारखंड राज्य निकल कर आया था। तो कुल मिला के इस प्रकार से हमारी जो है सीमा साझा होती थी अलग अलग राज्यों से, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि 1 नवंबर 1956 को ही हमने क्या किया, एक शपथ ग्रहण समारोह रखा, ठीक है। शपथ ग्रहण समारोह का मतलब भाई भौगोलिक क्षेत्र में तो मध्य प्रदेश बन गया, लेकिन राजनीतिक अभी बनाना बाकी है ना। तो इसके लिए हमें मुख्यमंत्री चाहिए होगा, राज्यपाल चाहिए होगा, ये सभी चीज़ों का निर्माण करना जरूरी है अभी। तो इसीलिए हमने क्या किया कि 1 नवंबर 1956 में भोपाल के मिंटो हॉल, कहां पर, मिंटो हॉल में, ठीक है। आजकल इसको पुरानी राजधानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पुराना राजभवन बोलते हैं इस मिंटो हॉल को। तो मिंटो हॉल में एक शपथ ग्रहण समारोह रखा, जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि जब शपथ ग्रहण समारोह रखते हैं तो सबसे पहले किसी भी राज्य में अगर शपथ दिलाई जाती है, ठीक है ना, तो इसमें जब आप देखोगे तो शपथ के लिए क्या होगा, एक रिदम बना होता है, जो कि आप पॉलिटी में आप पढ़ोगे कि कौन किसको शपथ दिलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश का होना आवश्यक होगा। किसका आवश्यक होगा होना, मुख्य न्यायाधीश का होना, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है और तब जाकर राज्यपाल आपके मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसी समय मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको बना दिया, न्यायमूर्ति हिदायत उल्ला साहब को क्या बना दिया, मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो मध्य प्रदेश जो हाईकोर्ट होगा, ठीक है ना, उसका जो मुख्य न्यायाधीश पहला किसको बना दिया। तो आप याद रखोगे ये इनकी तस्वीर है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो कि 2 बार कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, एक बार पूरे समय के लिए उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, ठीक है ना। तो याद रखना इनके बारे में, उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। तो इनको हमने क्या बनाया, मध्य प्रदेश का पहला मुख्य न्यायाधीश बना दिया।
फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, मुख्य न्यायाधीश ने, कि जो पट्टाभी सीतारामैया हैं, उन पट्टाभी सीतारामैया को क्या किया, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई। ठीक, और जब ये इनको शपथ मिल गई तो जो राज्यपाल बने, राज्यपाल ने पंडित रविशंकर शुक्ल को मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई 1 नवंबर 1956 को ही। क्लियर है यहां तक? तो याद रखोगे कि सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले भाई राज्यपाल कौन है, तो पट्टाभी सीतारामैया हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो आप क्या बोलेंगे कि जो है रविशंकर शुक्ल यहाँ के क्या है, प्रथम मुख्यमंत्री हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इस प्रकार से आपका मध्य प्रदेश का पूर्ण रूप से गठन हो गया है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई वर्तमान मध्य प्रदेश तो बन गया, वर्तमान मतलब छत्तीसगढ़ को साथ में जब हम शामिल थे तब तक का मध्य प्रदेश बना। उसके बाद क्या हुआ, मध्य प्रदेश का निर्माण हो गया। अब धीरे धीरे आपको डेवलपमेंट जब स्टार्ट करना है तो आपको आवश्यकता अनुसार जिलों का गठन भी करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक हमारा वो क्या है, मध्य प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन। यानी कि जो जिले थे, यानी कि कितने 43 जिले थे, अब इन्हीं 43 जिलों को तोड़ तोड़कर अलग अलग जिलों का गठन किया जाना है। तो इसके बारे में भी हम अभी अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप तारीख याद रखोगे, ठीक है ना। ये तो आपको मैंने बता ही दिया है कि 8 संभाग और 43 जिले थे। तो सबसे पहले याद रखना 26 जनवरी 1972। क्या याद रखोगे कि 26 जनवरी 1972 1972 में पहली बार जिलों का गठन किया गया था मध्य प्रदेश में। तो 2 जिले बनाए गए थे। 2 नए जिले कौन कौन से बनाए? पहला जिला था भोपाल और दूसरा जिला था आपका राजनांदगांव। जो राजनांदगांव है वो वर्तमान में आपको कहां देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ में। और भोपाल तो आप जानते ही राजधानी। यहां पर एक अच्छी मजे की बात बता दूं कि जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था तो यहां पर क्या हुआ था कि भोपाल को राजधानी के रूप में बनाया। सजेशन था कि जबलपुर राजधानी बने, लेकिन फिर फाइनली क्या हुआ कि भोपाल को राजधानी बना दिया गया था। और जब भोपाल राजधानी बनी थी उस समय भोपाल जिला नहीं था, बल्कि सीहोर जिले के अंतर्गत क्या था, एक तहसील के रूप में आता था। ठीक, लेकिन क्या हुआ 26 जनवरी 1972 को भोपाल को सीहोर से अलग करके एक जिले के रूप में गठित कर दिया गया। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि जब भोपाल राजधानी बना था क्या तब वो जिला था, तो आंसर है नहीं, तब तो केवल वो क्या था, तहसील के रूप में था। ठीक है ना। तो 2 जिले बने, भोपाल और राजनांदगांव का गठन किया गया। भोपाल एमपी में है और राजनांदगांव वर्तमान में आप देखोगे तो कहां चला गया, छत्तीसगढ़ में चला गया। ठीक, तो इस प्रकार आपका अब जिलों की संख्या कितनी होगी, 45 हो गई है। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम है BR दवे कमेटी। कब बनी? 1982 में। कब बनी? 1982 में BR दवे कमेटी बनाई गई। याद रखना समय, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज क्रिएट करता है यहां पर, क्योंकि कमेटी का गठन हुआ था 82 में। इन्होंने अपनी अनुशंसाएं दी कि 16 जिले अभी भी बनाए जा सकते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पुराना भाग था उसमें उन्होंने क्या रिकमेंडेशन भेजी कि भाई 16 जिले अभी गठित किए जा सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन कुछ कारणों से इस 16 जिलों का गठन तब नहीं किया जा सका जब इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश दी थी। तो यानी कि इन्होंने क्या, BR दवे कमेटी ने 16 जिले की जो बात कही थी वो तब नहीं बने। तो वो जिले कब बने? तो तारीख याद रखोगे कि 25 मई 1998 को दिग्विजय सिंह की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। तब इन्होंने इसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इन्होंने क्या बोला था कि 16 बनने चाहिए। लेकिन 25 में 1998 में क्या हुआ कि दिग्विजय सरकार ने जिले तो बनाए, लेकिन 16 की जगह पर कितने बनाए? केवल 10 जिलों का गठन किया जा सका। याद रखेंगे आप लोग कि दिग्विजय सरकार ने, यानी कि BR दवे कमेटी कब बनी थी? 82 में। रिकमेंडेशन भेजी कि भाई 16 जिले बना दो, नहीं बन पाए, क्षेत्रीय विवाद हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार बनी, ठीक है ना, दिग्विजय सिंह की सरकार बनी। तो इन्होंने 25 मई 1998 को क्या निर्णय किया कि 10 जिलों का गठन कर दिया जाएगा। ठीक है ना। किसकी सिफारिश थी? BR दवे की सिफारिश। यानी कि 16 की जगह हम इन्होंने क्या बोला कि 10 जिलों का गठन हम कर देंगे। ठीक है ना। चलिए, इसी समय एक और समिति का उन्होंने गठन कर दिया था, उसको हम आगे देखते हैं। तो फिलहाल में हम बात करते हैं कि वो 10 जिले कौन से थे जिनका गठन किया गया 25 मई को। 25 मई 1998 में जो जिले बनाए गए उन 10 जिलों में अगर हम बात करें तो 6 जिले आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे और जो 4 जिले हैं वो आपको वर्तमान मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो कौन से कौन सा निकला इसकी बात करते हैं। तो जो जबलपुर जिला था उसको हमने निकाल कर वहां से कटनी अलग कर दिया, यानी कि जबलपुर से कटनी जिला बना दिया। फिर बात करते हैं जो मंडला था उससे हमने डिंडोरी जिला बना दिया। ठीक है ना। मुरैना था उससे हमने श्योपुर जिला बना दिया। और जो खरगोन था उससे हमने हटा के क्या बना दिया? बड़वानी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बड़वानी जिला कब बनाया गया, तो आप बोलोगे 25 मई 1998 में बड़वानी जिले को गठित किया गया था। ठीक है ना। किससे अलग करके? खरगोन से अलग करके बनाया गया था। अगर वो पूछे कि किसकी सिफारिश पर, तो आप क्या बोलोगे? BR दवे की कमेटी जो थी उसकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया।
अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में किसका गठन हुआ, तो याद रखना बस्तर से 2 जिले बनाए गए। छत्तीसगढ़ के साथ ये हुआ कि छत्तीसगढ़ के जिले बहुत बड़े बड़े थे क्षेत्रफल में, तो इस आधार पर क्या किया गया कि वहां के लगभग हर जिले से 2 और जिले बनाए गए, यानी कि जो एक जिला था उसको तोड़कर 3 जिले बना दिए गए, ठीक है ना। तो जो बस्तर जिला था उससे एक दंतेवाड़ा निकाला गया और एक कांकेर जिला निकाल दिया गया। फिर बात करते हैं सरगुजा जिले की, तो सरगुजा जिले से हमने जसपुर नगर निकाल दिया और कोरिया जिला निकाल दिया। फिर बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर से हमने कोरबा जिला निकाला और चांपा जांजगीर निकाल दिया, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि बस्तर से 2 जिले बनाए, सरगुजा से 2 और बिलासपुर से भी 2 जिले हमने निकाल दिए। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में कितने हो गए, 6 जिले, कुल 10 जिलों का गठन यहाँ पर कर दिया। तो याद रखोगे कि जब 10 जिले बने तो हमारे पास टोटल 55 जिले हो चुके थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि एक और मैंने बताया था आपको कि सिंहदेव कमेटी का गठन किया गया था। इस सिंहदेव कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी और सोचो केवल 15 दिन के बाद 10 जून 1998, यहाँ 25 मई था और यहाँ पर क्या कर दिया 10 जून 1998 को उन्होंने सिफारिश दी और कितने जिलों की बात बोल दी कि 6 जिले और बनाए जाने चाहिए, ठीक है ना। केवल 15 दिन के बाद, केवल कमेटी चेंज होगी, सिफारिश वैसी की वैसी। उन्होंने 16 जिले बोले, 10 बना दिए, 6 बाकी, इन्होंने 6 जिलों की बात कर दी। वो 6 जो जिले बने तो 3 एमपी में आएंगे और वो 3 कहां पर चले जाएंगे, आपके छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश में 6 जिले कौन से बने, तारीख याद रखना 10 जून 1998 को। तो याद रखोगे शहडोल से आपका उमरिया जिला बना, होशंगाबाद से आपका हरदा जिला बना। पहले होशंगाबाद छोटा है लेकिन उसके बाद उससे एक छोटा और हरदा भी निकाल दिया और उसके बाद हमने क्या किया, मंदसौर जिले से हमने नीमच को अलग कर दिया, ठीक है ना। तो याद रखोगे कि 10 जून 1998 को सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर हमने 3 जिले मध्य प्रदेश में बनाए थे। कौन कौन से थे एक बार और याद कर लो, शहडोल से उमरिया, होशंगाबाद से हरदा और मंदसौर से नीमच जिला बना दिया। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जिले जो वर्तमान छत्तीसगढ़ में, रायपुर से, जैसा मैंने आपको बोला कि एक जिले से 3 जिले बने, तो रायपुर से एक तो महासमुंद बना और रायपुर से ही एक धमतरी निकाल दिया, ठीक है ना। क्या याद रखोगे कि अब जो रायपुर था उससे हमने 2 जिले निकाले, कौन कौन से, एक महासमुंद और एक धमतरी। और उसके बाद जो 1972 में जो राजनांदगांव हमने भोपाल के साथ बनाया था 26 जनवरी को, उससे हमने क्या निकाल दिया, कवर्धा जिले निकाल दिया। कवर्धा मतलब वर्तमान इसको कबीर धाम के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से आप जब देखोगे तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 61 जिले हो चुके हैं, ठीक है ना। 55 जिले पहले हो गए थे और 6 जिले और मिला दिए तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 61 जिले हो गए। ये है वो मध्य प्रदेश जब टोटल 61 जिलों के साथ इसका गठन किया गया था, पूर्ण मध्य प्रदेश, एमपी प्लस सीजी वाला, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, 1 नवंबर सन 2000 को डिवाइड कर दिया गया, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश अलग, छत्तीसगढ़ अलग। कब, नवंबर, 1 नवंबर, ये याद रखना, ये हमारा गठन वाला ही समय है भाई। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना, 1 नवंबर 2000 को क्या कर दिया हमने, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। जब छत्तीसगढ़ अलग किया तो हमने उसको कितने जिले दे दिए थे, टोटल 16 जिले हमने उसको दे दिए। कितने, 16 जिले। तो इस प्रकार अगर जब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पास कितने जिले रह गए, कुल 55 जिले, 45 जिले सॉरी रह गए हैं। कितने, 45, ठीक। यानी कि स्थिति फिर वहीं आ गई, शुरुआत में 43 थे, बढ़ते बढ़ते फिर 45 हुए, 45 के बाद हमने 61 तक जाते देखा। जब छत्तीसगढ़ 16 जिलों को लेकर अलग चला गया तो हमारे पास फिर कितने बचे, 45 जिले बचे। फिर उसके बाद क्या हुआ, सन 2003 में, यानी कि 3 साल के बाद जब तक देखेंगे तो 15 अगस्त के दिन, ठीक है ना, 15 अगस्त 2023 में जो बोस कमेटी थी उसकी सिफारिश पर हमने 3 और जिले बना दिए। कितने जिले बनाए, 3। अब केवल एमपी के रहेंगे तो वो कौन कौन से थे, खंडवा से हमने जो है बुरहानपुर निकाल दिया, गुना से अशोकनगर निकाल दिया और शहडोल से हमने क्या है, अनूपपुर जिला अलग कर दिया। तो इस प्रकार 3 जिले बना दिए तो हमारे पास कितने हो गए टोटल, 48 जिले हो गए, 45 और 3 48, ठीक है ना। उसके बाद एक एक जिले का गठन करेंगे। 17 मई 2008 को हमने क्या किया, झाबुआ से अलीराजपुर को अलग कर दिया, ठीक है ना। तो आपके 49 हो गए। 24 मई 2008 को हमने क्या कर दिया, सीधी से सिंगरौली कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से आगर मालवा को अलग कर दिया। इस प्रकार हमारे पास कुल कितने हो गए, 51 जिले हो गए। और जो सबसे रिसेंटली जो अभी जिला बना है वो क्या है, 1 अक्टूबर सन 2018 को, ठीक है ना, क्या किया गया, तो वही टीकमगढ़ से हटाकर निवाड़ी जिला घोषित कर दिया। यानी कि सब जो सबसे लेटेस्ट 52वां जिला हमने बनाया वो कौन सा है, निवाड़ी। याद रखोगे इस जिले के बनने से कुछ जो परिवर्तन आया आंकड़ों में, जैसे सबसे क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा हो गया, जनसंख्या में भी सबसे छोटा जिला अब यही रहेगा, ठीक है ना, पहले अलग अलग थे। चलिए ठीक, तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि वर्तमान स्थिति में अगर हम बात करेंगे तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने जिले हो गए हैं, 52 जिले हो गए हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस सरकार थी, कमलनाथ सरकार थी, उन्होंने 18 मार्च सन 2020 को, ठीक है, एक और घोषणा की जिसके अंतर्गत 3 जिले बना दिए गए थे। यानी कि 3 जिलों के बनाने की पूरी प्रक्रिया उन्होंने अपना ली। लेकिन इसी समय पे एक तो कोरोना महामारी का असर
और दूसरा अचानक सरकार में परिवर्तन आने के कारण इन जिलों का गठन रोक दिया गया, ठीक है ना। वो जो 3 जिले जो बनने वाले थे वो कौन से थे, तो जो उज्जैन से नागदा जिला बनने वाला था, गुना से चाचौड़ जिला बनने वाला था और सतना से मैयर जिला बनने वाला था, ठीक है ना। ये 3 जिले बनने वाले थे 2020 में, लेकिन सरकार के बदलाव के कारण इन जिलों पर रोक लगा दी गई। तो इस प्रकार वर्तमान में हमारे पास 52 जिले हैं, 3 जिले अभी भी हमारे पास क्या हैं, पड़े हुए हैं कि जो कि बनने की इंतजार कर रहे हैं, ठीक। तो वर्तमान में हो सकता है कि आगे चल के इनमें से या तो कुछ जिले बनाए जाएं या हो सकता है 3 के 3 जिले बना दिए जाएं, ठीक है ना। तो अगर बन गए तो हमारे पास टोटल 55 जिले हो जाएंगे, वरना 52 जिले तो हैं जिनका अध्ययन हमें आगे करना है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वर्तमान मध्य प्रदेश है 52 जिलों के साथ में। चलिए, लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। आगे हम बात करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो आगे हम स्टडी करने वाले हैं उनमें क्या कुछ विशेष ध्यान रखें। जैसे कि हम जिलों की बात करेंगे तो जिलों के लिए हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, संभाग और जिलों का एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, वन लाइन फैक्ट अलग बनाएंगे। तो आप बिल्कुल विस्तार से देखते रहिए, पूरा का पूरा टॉपिक आपके अच्छे से कवर होंगे। धन्यवाद।